जिस दिन मुझे पता चला कि मैं सिर्फ एक विलन सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ, उस दिन इस कड़कड़ाती ठंड में मेरी मौत हो गई। मरने से पहले मेरी 26 साल की छोटी सी जिंदगी किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। 7 साल की उम्र में मैंने पहली बार बाई निंगबिंग को देखा था और देखते ही मुझे अपनी उस खूबसूरत और ठंडे मिजाज वाली बचपन की दोस्त से प्यार हो गया। 15 साल की उम्र में मैं एक पिल्ले की तरह उसके पीछे पीछे घूमता था, लेकिन बाई निंगबिंग हमेशा मुझसे रूखी ही रहती थी। 18 साल की उम्र में बाई परिवार दिवालिया हो गया। उसके मम्मी पापा ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। वो घमंडी लड़की आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरी और उसके सिर पर करोड़ों का कर्ज आ गया। मैंने बाई निंगबिंग को एक बार में काम करते हुए ढूंढा। वो अपना कर्ज चुकाने के लिए वहां काम कर रही थी। मैंने उसका सारा कर्ज चुका दिया और उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। 22 साल की उम्र में बाई निंगबिंग फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और सीधा फोर्ब्स की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ गई। लेकिन तभी उसे गरीब मगर जिद्दी इंटर्न हे चियांग से प्यार हो गया। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए 10 गुना ज्यादा पैसे ऑफर किए, बस इसलिए ताकि वो मेरे साथ रिश्ता खत्म करके हे चियांग के साथ रह सके। वो बार बार कीमत बढ़ाती गई, लेकिन मैंने किसी भी कीमत पर हाँ नहीं कहा और बस एक ही बात कहकर उसे मना कर दिया। 25 साल की उम्र में हे चियांग का दिल टूट गया और वो देश छोड़कर चला गया। लेकिन रास्ते में उसका प्लेन क्रैश हो गया और उसकी लाश तक नहीं मिली। अपने प्यार को हमेशा के लिए खो देने के बाद बाई निंगबिंग ने बदला लेने की ठानी। उसने मेरे फैंग ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और मेरे मम्मी पापा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। 26 साल की उम्र में पूरे 1 साल तक टॉर्चर सहने के बाद मेरी जिंदगी का अंत हो गया और मैं उस भारी बर्फ में दफन हो गया। अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद होने से ठीक पहले मैंने देखा कि हे चियांग जिंदा लौट आया है और वो भागकर बाई निंगबिंग के गले लग गया। उसने कहा, मैं मरा नहीं, मेरा प्लेन समंदर में क्रैश हो गया था, लेकिन किसी ने मुझे बचा लिया। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। बाई निंगबिंग खुशी से पागल होकर उसके गले लग गई। उसने बर्फ में मरते हुए मुझे एक बार तक नहीं देखा। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक ठंडी और रोबोटिक सिस्टम की आवाज गूंजने लगी। फैंग युआन, बाई निंगबिंग और हे चियांग इस दुनिया के तय किए गए हीरो और हीरोइन हैं और तुम सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले एक विलन हो। जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते और ना ही तुम उसके लायक हो। अब कहानी अपने आखिरी स्टेज में है। काउंटडाउन शुरू। 90 सेकंड। ऐसा लगा जैसे मैंने एक पूरी जिंदगी जी ली हो। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उस कहानी में मरा नहीं था, मैं रीबर्थ लेकर वापस आ गया था। बाई निंगबिंग की फीमेल सेक्रेटरी मेरे सामने खड़ी थी। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक बैंक कार्ड मेरी तरफ खिसकाया। फैंग सर, बाई बॉस की तरफ से मैं तीसरी बार आपसे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात करने आई हूँ। सेक्रेटरी की झुंझलाई हुई आवाज सुनकर मेरे होश पूरी तरह से लौट आए। इस बार बाई बॉस ने बहुत बड़ी रकम ऑफर की है। अगर आप उन्हें जाने दें तो आपको 50 बिलियन मिलेंगे। मेरा चकराया हुआ दिमाग अब पूरी तरह से साफ हो गया था। मरने से पहले सुनी उस सिस्टम की आवाज को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं 3 साल पीछे वापस आ गया था। फांग सर, ये रहे वो पेपर जो आपने मांगे थे। उस सेक्रेटरी ने रटी रटाई स्क्रिप्ट की तरह अपनी बात पूरी की। मेरी गंभीर आंखों में देखकर वो पहले ही समझ गई थी कि मैं फिर से मना कर दूंगा। उसने झुककर मेज पर रखी चीजें समेटनी शुरू की ताकि वहां से जा सके। मैंने मान लिया है। क्या आप सच में मान गए? कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने और बाई बॉस को आजाद करने के लिए मैंने बिना कुछ सोचे उस पर साइन कर दिए, बैंक कार्ड उठाया और अपने पास्ट से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। सेक्रेटरी को भेजने के बाद मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और तुरंत अपने मम्मी पापा को कॉल किया। डैड, मॉम, जल्दी से विदेश में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करो और हमारी सारी प्रॉपर्टी वहां ट्रांसफर कर दो। मैं आपको लेकर यहां से जा रहा हूं और हम कभी वापस नहीं आएंगे। मेरी ये बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ मेरे मम्मी पापा एकदम सुन रह गए। क्या हुआ फांग युआन, कोई बात हो गई है क्या? मैं उन्हें अपने रीबर्थ के बारे में नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने जल्दी में एक बहाना बना दिया। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है। सपने में अगर हम यहाँ रुके तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। मेरे मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आया और वो मुझे समझाने लगे। मैं रोते हुए उन्हें देश छोड़ने की जिद करने लगा। मेरा रोना सुनकर उनका दिल पिघल गया और वो मान गए। फोन कटने के बाद मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। अगले ही पल बहुत दिनों से गायब बाई निंगबिंग ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। तुमने अभी भी साइन नहीं किए? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना मेरी गलती है, लेकिन 50 बिलियन तुम्हें हर्जाने के लिए काफी है। आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे समझ आ गया कि सेक्रेटरी ने उसे अभी तक मेरे साइन करने वाली बात नहीं बताई है और उसने खुद ही मान लिया कि मैंने साइन नहीं किए हैं। मैंने उसे समझाने के लिए अपना मुंह खोला। तुम अभी मेरे साथ चलो। मिस्टर हे का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बस शुरू होने ही वाला है। पिछली जिंदगी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी किडनी डैमेज हो गई थी और मेरा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन बाई निंगबिंग मुझे एक बार भी देखने नहीं आई थी क्योंकि उसे इससे कोई मतलब नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे वहां क्यों ले जा रही है। तुम मुझे यहाँ इसलिए लाई हो ताकि मैं हे चियांग को अपनी किडनी डोनेट कर दूं। तुम्हें नहीं, मुझे डोनेट करनी है। मैं और भी ज्यादा हैरान रह गया। मैंने सपने में भी ये जवाब नहीं सोचा था। हे चियांग की कार एक्सीडेंट में किडनी फट गई और बाई निंगबिंग का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और वो इसके लिए इस हद तक जाने को तैयार है। क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुम मेरी नजरों के सामने रहो और हे चियांग को कोई नुकसान न पहुंचा सको। वो अकेली ऑपरेशन रूम में चली गई। रेड लाइट ऑन हो गई। मैं अपनी जगह पर बुद्ध बनकर बैठा रहा। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। ये सेकंड लीड कैरेक्टर सच में बहुत नफरत के लायक था। एंड में इसका दिवालिया होना और पागल हो जाना ही सही था। क्या उसे नहीं पता था कि हीरो और हीरोइन तो हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं? मैं चुपचाप सब सुनता रहा। मैंने अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान ला दी, लेकिन वो मुस्कान बहुत कड़वी और अकेली थी। हाँ, हीरो और हीरोइन का एक साथ होना तो पहले से ही तय है। इस नई जिंदगी में मैं कोई विलन नहीं बनूंगा। मैं इस कहानी के खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा।
ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। लाइट बंद होते ही मैं उठकर जाने लगा। बाई बॉस ने कहा है कि जब तक वो होश में नहीं आते आप यहाँ से एक कदम भी नहीं हिल सकते। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक मुझे अपने पेट के इन्फेक्शन का पुराना दर्द उठा। एक भयानक दर्द ने मुझे जकड़ लिया। मैं दर्द से कांपने लगा। मेरा चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मुझे पेट दर्द की कोई दवा या एक गिलास गर्म पानी मिल सकता है? नहीं फैंग सर, ये बाई बॉस का ऑर्डर है। हीचियांग के लिए। क्या वो मेरी जान की भी परवाह नहीं करेगी? ये सोचकर मेरा दम घुटने लगा। मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और जमीन पर गिर पड़ा। मैंने दांत भींचकर दर्द को सहने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे मेरे होश उड़ने लगे। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरे हाथों के नीचे ठंडी जमीन थी। बाई बॉस को होश आ गया है। फैंग सर, आप अब जाकर उनसे जाने की परमिशन मांग सकते हैं। मेरे शरीर का एक एक कतरा थकान से टूट रहा था। मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ और अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए वार्ड के बाहर पहुंचा। तभी मुझे हीचियांग की मीठी आवाज सुनाई दी। मुशवे, तुम बीमार सी क्यों लग रही हो? इतनी कमजोर क्यों हो? हाँ, याद आया। क्या तुमने उस फरिश्ते को ढूंढा जिसने मुझे किडनी डोनेट की है? मैं खुद जाकर उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वरना शायद मैं कभी होश में नहीं आ पाता। कुछ नहीं, बस तुम ऑपरेशन रूम में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। मैं बहुत टेंशन में थी, इसलिए मेरा चेहरा उतरा हुआ है। जिस इंसान ने तुम्हें किडनी डोनेट की थी उसकी डेथ हो चुकी है। मैं तुम्हारी तरफ से उसकी फैमिली को थैंक यू बोल दूंगी। तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। हाँ, अभी बॉडीगार्ड ने बताया था ना कि फैंग युआन भाई के पेट में बहुत दर्द उठा था और वो दर्द से बेहोश हो गए थे। क्या तुम उन्हें देखने नहीं जाओगी? वो पक्का ड्रामा कर रहा होगा मेरी हमदर्दी पाने के लिए। उसे इग्नोर करो। मेरे और बाई निंगबिंग के बीच अगर मैं 100 कदम आगे बढ़ता तो बाई निंगबिंग 100 कदम पीछे हट जाना पसंद करती, लेकिन वो मेरे साथ रहना कभी नहीं चाहती। लेकिन बाई निंगबिंग भाई हीचियांग के बीच हीचियांग को एक कदम भी नहीं चलना पड़ता और बाई निंगबिंग खुद चलकर उसके पास चली जाती और खुद को पूरी तरह से हीचियांग के हवाले कर देती। बाई निंगबिंग हीचियांग से इतना प्यार करती है कि वो उसे अपनी एक किडनी तक डोनेट कर सकती है, लेकिन वो कभी हीचियांग को ये बात पता नहीं चलने देगी, सिर्फ इसलिए कि कहीं हीचियांग को बुरा ना लगे या उसे गिल्टी ना फील हो। मुझे अब जाकर समझ आया कि किसी से प्यार करने और न करने के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। कमरे के अंदर वालों को नहीं पता था कि मैं बाहर खड़ा हूँ। हीचियांग ने कुछ घूंट दलिया पिया और फिर छोड़ दिया। ये दलिया बिल्कुल टेस्टी नहीं है, बहुत ऑयली है। मुझे याद है हमारी यूनिवर्सिटी के गेट के पास एक दलिये की दुकान थी। पहले मैं रोज सुबह वहां जाकर दलिया पीता था। बहुत दिन हो गए पिए हुए। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे छोटे कामों के लिए तुम किसी और को भेज सकती हो। जो भी चीज तुमसे जुड़ी है, जिन रास्तों पर तुम चले हो, जो खाना तुमने खाया है, जो नज़ारे तुमने देखे हैं, मैं उन सबको खुद महसूस करना चाहती हूँ। मेरा वेट करना, मैं अभी वापस आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से हीचियांग को परेशान करना चाहते हो? बाई निंगबिंग के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस देखकर मेरी उंगलियां कांपने लगीं। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से उसे समझाते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया था कि मैं अब कभी हीचियांग को परेशान नहीं करूंगा। तुम बेफिक्र रह सकती हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं बेफिक्र रहूं तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए खत्म कर दो और मुझे आजाद कर दो। बाई निंगबिंग, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। घर वापस आने के बाद मैंने थोड़ा सा कुछ खाया और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। घर का ज्यादातर सामान मेरा ही था। बाई निंगबिंग का सामान बहुत कम था। ट्रेंच कोट, पानी की बोतल, टूथब्रश, मैंने एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जो फोटो मैंने चुपके से बाई निंगबिंग के साथ ली थी, बचपन में उसे लिखे हुए लव लेटर्स और बाकी फालतू की चीजें, सब कचरे में फेंक दी। जिस दिन मैंने उस विला को पूरी तरह से साफ कर दिया जिसे मैं कभी अपना घर समझता था, उसी दिन बाई निंगबिंग वहां लौट आई। अंदर आते ही उसे कुछ अजीब लगा और उसने चारों तरफ देखा। मेरा सामान कहाँ है? फेंक दिया। मैंने पूरी ईमानदारी से बाई निंगबिंग को बता दिया। मैं बस कुछ दिनों के लिए वापस नहीं आई और तुम फिर से अपने ये बच्चों वाले नखरे दिखाने लगे। मैंने सिर्फ वही फेंका है जो मैंने खरीदा था। मैंने तुम्हारी खरीदी हुई किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। वैसे भी तुम उन्हें बहुत कम इस्तेमाल करती थी, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अब उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानना चाहती और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। तुम आराम से सोच लो और उस पर साइन कर दो। क्या सेक्रेटरी ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया? पिछली बार ही मैंने। तभी हीचियांग बीच में बोल पड़ा, फान सर, मू शुए इतने दिनों से हॉस्पिटल में मेरी देखभाल कर रही थी, इसलिए वो वापस नहीं आ पाई। अगर आप गुस्सा हैं तो आप मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं। हीचियांग, मेरे और इसके बीच जो भी था वो सिर्फ फायदे का सौदा था। इसमें कोई प्यार व्यार नहीं था, इसीलिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर मेरा दम घुटने लगा और मेरा शरीर हल्का सा कांपने लगा। हाँ, बाई निंगबिंग की नजर में हमारे बीच हमेशा से सिर्फ पैसों का लेन देन था, इसीलिए बाई निंगबिंग बार बार मुझे पैसे देकर मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। और जिसने सच में प्यार किया था वो शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ मैं ही था। मैंने बाई निंगबिंग को हीचियांग की तरफ इतने प्यार से देखते हुए देखा और मैं चुपचाप मुड़कर अपने कमरे में चला गया। फांग सर, मू शुए अभी एक मीटिंग में है। मैंने थोड़ी कॉफी बनाई थी और आपके लिए भी एक कप लेकर आया हूँ। साथ ही मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पिछली जिंदगी में मैंने उसे सीधे मना कर दिया था और हीचियांग को घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अब जब मैंने जाने का फैसला कर ही लिया है तो हीचियांग का सामना करते हुए मैं पहले की तरह उसे ताने नहीं मार रहा था। मेरा रवैया बहुत शांत था। तुम क्या बात करना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि आप और मू शुए बचपन के दोस्त हैं, लेकिन प्यार जैसी चीजों को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने पास बांध रखा है और वो हर पल घुट घुट कर जी रही है और आपको कभी वो प्यार नहीं मिल पाएगा
होगा जो आप चाहते हैं। आखिर में आप दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। क्या आप सच में ऐसा ही एंड चाहते हैं? उसकी एक एक बात सुनकर मेरी आंखों के भाव बहुत उलझ गए। मैंने ही कियांग को ध्यान से देखा और बिना आवाज किए हल्का सा हंसा। तुम किस हैसियत से मुझसे ये सब बातें कह रहे हो? मैं भी बस आपकी तरह म्यूशवे से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। वो आपको पसंद नहीं करती। आपका यहाँ होना उसे बार बार उसकी जिंदगी के सबसे बुरे, सबसे दर्दनाक दिनों की याद दिलाता है। वो सिर्फ आपके प्यार से बने पिंजरे से ही भागना नहीं चाहती, बल्कि वो अपने उस काले पास्ट से भी भागना चाहती है। और वो बहुत प्राउड फील करने वाली इंसान है। वो कभी किसी को अपने दिल के घाव नहीं दिखाती, लेकिन वो अपने बुरे पास्ट के साए से बाहर भी नहीं आ पाती। इसीलिए जब भी वो आपके सामने होती है तो वो इतनी उदास और चिड़चिड़ी हो जाती है। मैं वहीं के वहीं सुन रह गया। मुझे जिंदगी में पहली बार समझ आया कि आखिर बाई निंगबिंग मुझसे इतनी दूर क्यों भागना चाहती थी। हाँ, मैंने बाई निंगबिंग के साथ उसकी जिंदगी के सबसे बुरे 4 साल बिताए थे। मैंने बाई निंगबिंग को उसकी सबसे गिरी हुई हालत में देखा था। मुझे लगता था कि ये साथ में दुख सहने का हमारा जो पास्ट है वो हमारे प्यार की नींव है। लेकिन बाई निंगबिंग के लिए, जो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है, ये सब सिर्फ एक ऐसा बुरा सपना था जिससे वो कभी जाग नहीं सकती थी। और बाई निंगबिंग ने अपने दिल का सबसे सॉफ्ट और वो हिस्सा जो वो किसी को नहीं दिखाती थी, वो सब ही कियांग को दिखा दिया था। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कभी बाई निंगबिंग की दुनिया के करीब जा ही नहीं पाया था? पल भर में एक ना खत्म होने वाला दर्द मेरे अंदर सुनामी की तरह उमड़ पड़ा और मेरे दिल में उसके लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी अब राख में बदल गई। मैं ही कियांग के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, लेकिन मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन ही कियांग को लगा कि मैं बात नहीं करना चाहता। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो जल्दी से मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागा। फैंग सर, मैं बस आपको ये बताना चाहता था। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि हड़बड़ाहट में ही कियांग दीवार के पास रखे शेल्फ से टकरा गया और पल भर में ही वहां रखे कुछ फ्लावर पॉट सीधे मेरे ऊपर आ गिरे। मेरे मुंह से दर्द की एक चीख निकल गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा शरीर बुरी तरह से कुचल गया था और हर तरफ खून ही खून था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। दर्द इतना भयानक था कि मेरी नसें फटने लगी थीं। मैं दर्द से सांस तक नहीं ले पा रहा था। ही कियांग भी बुरी तरह डर गया। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही मुझे बचाने के लिए मेरा कुत्ता अचानक दौड़ता हुआ आ गया, जिसे देखकर ही कियांग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बचपन में ही कियांग को एक कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए इतने बड़े और ताकतवर कुत्ते को देखते ही वो बिना सोचे समझे पीछे मुड़ा और भागने लगा। मेरा कुत्ता भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। बुरी तरह घबराकर ही कियांग का पैर मुड़ गया और वो सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर गया। एक आदमी की चीख से पूरा विला गूंज उठा। चीख सुनकर बाहर आई बाई निंगबिंग ने जब ये सब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दौड़ती हुई नीचे आई और ही कियांग को अपनी बाहों में भरकर उसे बचाने लगी। ही चियांग के माथे से बहते खून को देखकर उसे बहुत दर्द हुआ। उसने अपनी लाल आंखों से सीढ़ियों पर खड़े मेरे कुत्ते को घूरा और उसके सीने में गुस्से की आग धधकने लगी। मुझे भी उस चीख की आवाज सुनाई दी थी। मैं दर्द सहते हुए उठा ताकि देख सकूं कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया मुझे बाई निंगबिंग की गुस्से से पागल कर देने वाली चीख सुनाई दी। ही चियांग का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, वो इतना कमजोर है और उसे कुत्तों से इतना डर लगता है। तुमने अपने कुत्ते को उसे काटने के लिए बाहर क्यों छोड़ा? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। दर्द के मारे मेरा दम घुट रहा था। मैं बस अपने गले से एक कमजोर सी आवाज निकाल पाया और बाई निंगबिंग को सच बताने की कोशिश करने लगा। वो उसी ने सबसे पहले फ्लावर पॉट गिराए थे। रोंगरोंग ने मुझे घायल देखकर इसलिए उसके पीछे भागा। तुम तो जानती हो रोंगरोंग हमेशा कितना शांत रहता है और वो अनजान लोगों से कितना डरता है। वो सिर्फ मेरी फिक्र कर रहा था। बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। जब तुम अपने कुत्ते को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ही चियांग को इतनी चोट लगी है, तो उसे पीट पीट कर मार डालो ताकि आगे कोई मुसीबत ना हो। बाई निंगबिंग ने मेरी एक बात नहीं सुनी और सीधे बॉडीगार्ड्स को बुला लिया। उसने उन्हें हुक्म दिया कि कुत्ते को पकड़ कर ले जाएं। कुछ हट्टे कट्टे आदमियों को अपनी तरफ आता देखकर रोंगरोंग एकदम अलर्ट हो गया और ये सब सुनकर मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने बिना सोचे रोंगरोंग को अपनी बाहों में छुपाने की कोशिश की और उनसे भीख मांगने लगा कि वो रोंगरोंग को छोड़ दें, लेकिन उन बॉडीगार्ड्स को जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने पूरी ताकत से मुझे दीवार से सटा दिया और कुत्ते को पकड़ने लगे। मुझे इस हालत में देखकर रोंगरोंग पागल हो गया और उसने उन पर जोरदार हमला कर दिया। बॉडीगार्ड्स ने अपनी लाठियां निकाली और उसे पीटने लगे। वो खून से लथपथ हो गया, लेकिन फिर भी वो मुझे बचाने के लिए भौंक रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे हवा में उठा लिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की। बॉडीगार्ड उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और अचानक उसके हाथ छूट गए। अगले ही पल रोंगरोंग दूसरी मंजिल के कॉरिडोर से सीधा पहली मंजिल के मार्बल फ्लोर पर जा गिरा। रोंगरोंग, ये देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे भागा और रोंगरोंग को गोद में उठा लिया, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी आंखों की चमक गायब होती हुई दिखाई दी। उसने आखिरी बार अपना सिर मेरे हाथों से रगड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है। ऐसा दर्द जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उसकी ठंडी होती हुई लाश को सीने से लगा लिया और रोते हुए बाई निंगबिंग की तरफ देखा। मेरी आवाज में एक ना खत्म होने वाली निराशा थी। तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझसे करो, लेकिन तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तुमने उसे जान से क्यों मार दिया? उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। लेकिन उस वक्त बाई निंगबिंग का पूरा ध्यान सिर्फ बेहोश पड़े ही चियांग पर था। उसने बस मुझे एक ठंडी नजर से देखा। उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें क्या लगता है अगर वो तुम्हारी जगह मर गया है तो तुम सजा से बच जाओगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं ही चियांग को इस तरह बिना किसी
किसी वजह की तकलीफ नहीं सहने दूंगी। इतना कहकर बाई निंगबेंग ने बॉडीगार्ड्स को बुलाया और उन्हें कुछ ऑर्डर दिए। एम्बुलेंस की आवाज पास आती जा रही थी। उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की और ही क्योंग को लेकर वहां से चली गई। रोंग रोंग का वो टूटा हुआ पैर मेरे हाथों पर झूल रहा था। बाई निंगबेंग को दूर जाते हुए देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। बाई निंगबेंग, सालों पहले जब कर्जदारों ने तुम्हें एक गली में घेर लिया था तो रोंग रोंग ने ही तुम्हें बचाया था। उन लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसकी एक टांग टूट गई थी, इसलिए वो अनजान लोगों से इतना डरने लगा था। वो तुम्हें बहुत पसंद करता था। जब तुम सबसे ज्यादा अकेली और लाचार थी तो वो रोज तुम्हारी रक्षा करता था। उसने तुम्हारे साथ न जाने कितनी लंबी रातें गुजारी और रोज तुम्हारे घर आने का इंतजार करता था। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मैं रोते रोते खून के आंसू बहाते हुए उससे सवाल कर रहा था, लेकिन बाई निंगबेंग एक पल के लिए भी नहीं रुकी। मुझे जवाब में सिर्फ बॉडीगार्ड की वो कठोर आवाज सुनाई दी। फांग सर, बाई बॉस ने कहा है कि आपने कुत्ते को लोगों पर हमला करने के लिए खुला छोड़ा, इसलिए आपको अपनी गलती का एहसास करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में भेजा जाएगा। मैंने रोंग रोंग की लाश को कसकर पकड़ रखा था। मेरी लाल आंखों में कुछ नहीं बचा था, सब सुन्न हो गया था। हड्डियों को जमा देने वाली वो भयानक ठंड सीधे मेरे चेहरे पर लगी, जैसे वो मेरी हड्डियों के अंदर तक घुस जाना चाहती थी। मैं ठंड से कांप रहा था। हवा की नमी मेरे शरीर पर बर्फ बनकर जमने लगी थी और मेरी स्किन बर्फ की तरह सफेद पड़ गई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। मेरी धड़कनें धीमी होने लगी और मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। तुमने खुद को कोल्ड स्टोरेज में कैसे बंद कर लिया? अगर तुम्हें ढूंढने में 2 मिनट की भी देर हो जाती तो तुम ठंड से मर जाते। ठंड से मर जाते, ये शब्द सुनते ही वो हड्डियों को कपा देने वाली ठंड फिर से मेरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे वो ठंड कभी गई ही नहीं थी। मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में भी जब बाई निंगबेंग की कार से टकराने के बाद मेरे सारे ऑर्गन फट गए थे, तब मैं भी उसी तरह बर्फ में दफन होकर ठंड से मर गया था। अब जब मुझे नई जिंदगी मिली है तो भी मैं लगभग उसी तरह मरने वाला था। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक मैं बाई निंगबेंग से प्यार करूंगा या उसके करीब जाऊंगा, मौत हमेशा मेरे आसपास मंडराती रहेगी? और क्या मेरे आसपास के उन सभी लोगों का बुरा हाल होगा जिनकी मैं परवाह करता हूं? पिछली जिंदगी में मुझे बचाने के लिए मरे अपने मम्मी पापा और अभी मेरी आंखों के सामने मारे गए रोंग रोंग को याद करके मेरा दिल दर्द से तड़पने लगा और मैंने अपनी उंगलियों को कसकर अपनी हथेलियों में गड़ा लिया। मैं अभी इस सदमे में ही था कि मेरे मम्मी पापा का फोन आ गया। फांग युआन, मैंने और तुम्हारे डैड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी विदेश ट्रांसफर कर दी है। इमिग्रेशन पेपर्स भी सबमिट कर दिए हैं और अगले हफ्ते तक अप्रूवल भी आ जाएगा। तुम सच में देश छोड़कर जाना चाहते हो ना? और बाई निंगबेंग का क्या? तुम तो उससे बहुत प्यार करते थे ना? मैं इस जिंदगी में अब कभी भी बाई निंगबेंग से प्यार नहीं करूंगा। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाई निंगबेंग ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। वो मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रही थी। जैसे ही हम दोनों की नजरें मिली, मुझे लगा जैसे मुझे करंट लग गया हो और मैंने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। इतने सालों की जान पहचान में बाई निंगबेंग के लिए मैं एक ऐसा खिलौना था जो कभी थकता नहीं था, जो 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमता रहता था। मैं बेशर्मों की तरह उसे बार बार कहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार भरी नजरों से उसे देखता रहता था। वो इन सबसे बहुत चिढ़ गई थी और मुझे अपने से दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन अब जब मैंने सच में कह दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता और सच में उससे दूर जाने लगा हूं, तो वो उतनी खुश नहीं थी जितना उसने सोचा था, बल्कि वो कुछ परेशान सी लग रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है और वो मेरे सामने ये जाहिर भी नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए वो अभी भी उसी घमंडी और ठंडे चेहरे के साथ खड़ी थी। अब मुझसे प्यार नहीं करते तो तुमने ही चियांग को चोट क्यों पहुंचाई? तुम बार बार बीमार होने का नाटक करके मेरी अटेंशन क्यों पाना चाहते हो? तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों नहीं किए? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें बहुत गहरी चोटें आई हैं, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तुम्हारे अंदर मेरे सामने ये सब नाटक करने की पूरी ताकत बची है। बाई निंगबेंग के इस ताने वाले सवाल को सुनकर मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये सच है। मेरा बीमार होना भी सच है और वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए तुम तड़प रही थी, मैंने उस पर भी साइन कर दिए हैं। तभी कोई अंदर आया और बोला, यंग मास्टर, पिछले महीने आपने डिजाइनर को बाई बॉस के लिए जो वेडिंग ड्रेस डिजाइन करने को कहा था, उसके स्केचेस रेडी हैं। आप देख लीजिए कि क्या इसमें कोई चेंज करना है। बाई निंगबेंग गुस्से से हंसने लगी। उसने डिजाइन पेपर्स का वो मोटा सा बंडल लिया और मेरे सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि सच क्या होता है, तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मुझे इनमें से कोई भी वेडिंग ड्रेस पसंद नहीं आई। जोर से दरवाजा पटकने की आवाज आई और वो चली गई। यंग मास्टर, मैं अभी डिजाइनर को बोलकर नए स्केचेस भिजवाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मैंने बाई निंगबेंग के लिए जो भी सरप्राइजेस और गिफ्ट्स तैयार किए थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। अब मुझे इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब मैं बाई निंगबेंग की दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने वाला था। उसी दोपहर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और रोंग रोंग को शमशान ले गया। वो बड़ा सा कुत्ता जो हर वक्त मुझसे चिपका रहता था, जो मेरी हर बात मानता था, अब बस राख का एक डिब्बा बन गया था। मैं उस डिब्बे को घर लेकर आया और सोफे पर पड़े उसके खिलौनों को देखकर बहुत देर तक सुन्न खड़ा रहा। अनगिनत यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंसू मेरी आंखों से निकलकर चुपचाप मेरे गालों से होते हुए जमीन पर टपकने लगे। लेकिन इस बार रोंग रोंग मेरे सीने से लिपटकर और मेरे हाथों पर अपना सिर रगड़कर मुझे चुप कराने के लिए वापस नहीं आने वाला था। कुछ दिनों बाद हमारे सर्कल के 2 दोस्तों की शादी थी। मुझे भी इन्विटेशन मिला था। मैंने हिम्मत जुटाई, तैयार हुआ और शादी में चला गया। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरे दोस्त मेरे पास आए और मुझे तसल्ली देने लगे। फांग युआन मुख्य इन दिनों ही चियांग को उसके पेरेंट्स की कब्र पर लेकर गई थी और वो उसके साथ उसके गांव भी गई थी उसके गरीब माँ बाप से मिलने के लिए। लेकिन वो पक्का उस डायन आदमी के जादू में फल गई है। तुम टेंशन मत लो,
और ना ही उदास हो। तुम्हारा तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो पक्का उससे शादी नहीं करेगी। वो तो बस एक गवार और फटीचर इंसान है जो अमीर बनने के सपने देख रहा है। वो सिर से लेकर पैर तक तुम्हारे सामने कहीं नहीं टिकता। मुक्षवे बस कुछ दिनों के लिए बोर हो गई है। जब उसका मन भर जाएगा तो वो आखिर में तुम्हें ही चुनेगी। आखिर वो आज जिस मुकाम पर है उसमें सबसे बड़ा हाथ तो तुम्हारा ही है ना। मैं जानता था कि वो सब मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे, लेकिन इस नई जिंदगी में मुझे समझ आ चुका था कि बाई निंगबिंग का प्यार ही चैंग के लिए लोहे की दीवार जैसा मजबूत है और मैं अब इस दीवार से अपना सिर नहीं फोड़ना चाहता था। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों को कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए मैंने बहुत सीरियस होकर उन्हें अपनी बात बताई। मेरा और बाई निंगबिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब वो किसे पसंद करती है, किससे शादी करना चाहती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग भी ही चैंग के बारे में बातें बनाना बंद कर दो। वो बाई निंगबिंग की किस्मत का हीरो है और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। तुम उससे लगभग 10 सालों से प्यार करते हो। क्या तुम सच में उसे भूलने वाले हो? ही चैंग जैसे आदमी से हार मानकर क्या तुम सच में खुश रह पाओगे? ही चैंग बहुत अच्छा है। तुम सब में से किसी से भी 1000 गुना, लाख गुना बेहतर है। वो सच्चा है, दयालु है, खुश मिजाज है और बहुत हिम्मत वाला है। वो अकेला ऐसा लड़का है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में प्यार किया है और हमेशा करूंगी। बल्कि तुम लोग जो पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो ना, नाली के कीड़ों की तरह घिनौने लग रहे हो। बाई निंगबिंग की ठंडी आवाज मेरे पीछे से आई। मैंने मुड़कर देखा तो वो रोते हुए ही चैंग को बहुत प्यार से अपने सीने से लगा रही थी। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करो। गू फैमिली, शेन फैमिली, फांग फैमिली और शेंग फैमिली के साथ हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सबको कैंसिल कर दो। हमने तो कुछ कहा भी नहीं। सिर्फ एक ही चैंग के लिए तुम इतने सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ रही हो। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं हुआ। ही चैंग मेरी हद है। जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी नजरें सब पर घूमी और आखिर में मुझ पर आकर रुक गईं। उसकी आंखों में खुली धमकी थी। क्या तुम्हें ये सब करना जरूरी है? जो भी ही चैंग के बारे में बुरा बोलेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पिछली जिंदगी का दर्द सहने के बाद मैं जानता था कि बाई निंगबिंग सच कह रही है और मैं अब उससे पंगा नहीं ले सकता था। मैं अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहां से दूर चला गया और जल्द ही शादी की रस्में शुरू हो गईं। हालांकि हम थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन जब भी मैं पास वाली टेबल की तरफ देखता मुझे बाई निंगबिंग और ही चैंग की हर एक हरकत नजर आ जाती। वो ही चैंग के सामने चाय के कप को अच्छे से साफ करके रखती, उसे खाना और झींगा छील कर खिलाती और अगर कोई उसे शराब पीने को कहता तो वो खुद उसे पी लेती। सिर्फ ही चैंग के सामने ही बाई निंगबिंग अपने उस घमंडी और ठंडे चेहरे को उतार कर फेंक देती और इतनी प्यारी, केयरिंग और समझदार बन जाती। जिस दिल को पिघलाने में मुझे 10 साल लग गए थे वो ही चैंग के सामने मोम की तरह पिघल गया था। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि शादी अपने आखिरी हिस्से में पहुंच गई, जहां दुल्हन अपना गुलदस्ता पीछे फेंकती है। ही क्यांग ने बस दुल्हन के हाथ में उस गुलदस्ते को बड़े प्यार से देखा और बाई निंगबिंग तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे भीड़ में ले गई। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा और बाई निंगबिंग को बड़ी फुर्ती से उस गुलदस्ते को छीनते हुए देखता रहा। फूल लेने के बाद उसने अपने कपड़े ठीक किए और अपने एक घुटने पर बैठकर बहुत ही सीरियस होकर वो गुलदस्ता ही क्यांग को दे दिया। उसके हाथ में कोई अंगूठी नहीं थी और वो उससे प्रपोज भी नहीं कर रही थी, लेकिन मैं जानता था कि बाई निंगबिंग अपने इस काम से ही क्यांग और वहां मौजूद सभी मेहमानों को बिना कुछ कहे ये बता रही थी कि उसने ही क्यांग को अपना मान लिया है और वो इस जिंदगी में सिर्फ उसी से शादी करेगी। उसी पल पूरे हॉल में मौजूद सब लोगों की नजरें अचानक से मुझ पर अटक गईं। मैंने अपने हाथ उठाए और सबसे पहले ताली बजाना शुरू किया। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि बाई निंगबिंग को उसका प्यार मिल जाए ताकि मैं यहाँ से बहुत दूर जा सकूं और अपनी पूरी जिंदगी सुकून से बिता सकूं। शादी खत्म होने के बाद मैं घर जाने के लिए निकला, लेकिन नीचे मुझे बाई निंगबिंग मिल गई। जैसे ही हम दोनों की नजरें मिली मैंने अपनी नजरें हटा ली और वहां से मुड़कर जाने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बारे में सोच लिया है या तुम अभी भी पैसों से खुश नहीं हो? आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम सीधा सीधा बता सकते हो। बार बार एक ही बात सुनकर अब मेरे अंदर उसे कुछ भी समझाने की कोई इच्छा नहीं बची थी। मैं भी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी नजरों में मेरी और हमारे इन 10 सालों के रिश्ते की कीमत बस इतनी ही है कि तुम मुझे कुछ पैसे देकर हमेशा के लिए छुटकारा पा सको? अगर मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए तो हमारा इस जिंदगी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हमें फिर कभी एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? मेरी इन बातों ने बाई निंगबिंग को चुप करा दिया। वो बिना पलक झपकाए मुझे देखने लगी और उसकी आंखों में धीरे धीरे कुछ ऐसे अजीब से इमोशंस उभरने लगे जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल था। वो मुझे बताना चाहती थी कि वो बस हमारे इस अजीब से रिश्ते को खत्म करना चाहती है। वो मुझसे सारे रिश्ते नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन वॉशरूम से बाहर आते हुए ही चियांग को देखकर उसके मुंह से निकली बात का मतलब ही कुछ और हो गया। हाँ, मुझे समझ आ गया। तुम टेंशन मत लो, मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो। 5 दिन बाद तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। 5 दिन? क्या 5 दिन? वो मुझसे पूछना ही चाहती थी, लेकिन मैं तब तक मुड़कर वहां से जा चुका था। ही चियांग को भूख लगी थी। ये सुनकर उसने मेरी बातों को तुरंत भुला दिया। घर वापस आने के बाद मैंने अपने नाम की बची खुची सारी प्रॉपर्टी भी भेज दी। रात में बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं अपना सामान पैक कर रहा था, तभी अचानक मुझे दरवाजे पर किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि ही चियांग बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ था और वो रोते हुए मेरे घुटनों के बल गिर पड़ा। फैंग सर, मूशवे आज बेहोश हो गई थी और उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया है, लेकिन मैं उसकी फैमिली से नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके मेडिकल पेपर्स पर साइन नहीं कर सकता था। मुझे मजबूरी में उसकी मौसी को विदेश में कांटेक्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से उसका सही टाइम पर इलाज होते होते रह गया। वो अभी भी आईसीयू में है। आप तो जानते ही हैं कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उसके आसपास कोई भी उसका अपना नहीं है। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दीजिए।
और उसे आजाद कर दीजिए। मैं उसका हस्बैंड बनना चाहता हूँ। मैं इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहता, जहाँ मैं उसे सिर्फ मौत के मुंह में जाते हुए देखता रहूं। ही चियांग की ये भीख सुनकर मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में भी ठीक इसी टाइम पर बाई निंगबिंग बहुत बीमार पड़ी थी। जब मुझे पता चला था तो मैंने तुरंत उसे शहर के सबसे बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया था और शहर के सारे बड़े डॉक्टर्स को बुला लिया था। तब जाकर उसकी जान बची थी। उसके बाद मैंने दिन रात बिना सोए बिना आराम किए लगातार कई दिनों तक उसकी देखभाल की थी। मैं थकान से चूर हो गया था, लेकिन जब बाई निंगबिंग को होश आया तो वो मुझ पर सिर्फ इसलिए भड़क गई क्योंकि मैंने टेंशन में ही चियांग को कुछ बातें सुना दी थी और उसने मुझे बाहर निकाल दिया था। इसलिए इस बार मैंने खुद को जलील करवाने का कोई रिस्क नहीं लिया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। और ही चियांग, जो कि बिना किसी बैकग्राउंड, फैमिली स्टेटस या कॉन्टैक्ट्स वाला एक आम इंसान है, वो जाहिर तौर पर इस इमरजेंसी में अपना दिमाग शांत नहीं रख पाया और ना ही उसके पास अपने कॉन्टैक्ट्स थे कि वो कोई बड़ा मेडिकल सपोर्ट अरेंज कर पाता। बाई निंगबिंग को बहुत दर्द सहना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल है, लेकिन आखिर वो इस दुनिया की फीमेल लीड है तो एंड में वो पक्का बच ही जाएगी। इसलिए मुझे उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। मिस्टर ही, क्या आपको रोमांस ड्रामा देखना पसंद है? उन शोज में जब एक अमीर और हैंडसम हीरो को एक भोली भाली हीरोइन से पहली नजर में प्यार हो जाता है तो उन्हें एक होने से पहले बहुत सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं। तुम्हारे और बाई निंगबिंग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चाहे तुम दोनों को कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े या फिर मेरे जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स तुम्हारे बीच में कितनी भी रुकावटें क्यों न डालें, तुम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तुम्हें बाई निंगबिंग की जान की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम उसके नसीब में लिखे हुए हस्बैंड हो। तुम उसके साथ बुढ़ापे तक रहोगे और जिंदगी भर उसका साथ निभाओगे और मैं अब तुम्हारे बीच कोई रुकावट नहीं बनूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो मैं पहले ही बाई निंगबिंग को दे चुका हूँ। प्लीज अब तुम वापस चले जाओ। बुरी तरह घबराया हुआ ही चियांग खाली आंखों से मेरी तरफ देखता रहा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने भी उसे और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। दरवाजा बंद किया और आराम करने के लिए ऊपर चला गया। पूरी रात बारिश होती रही। अगले दिन जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि ही चियांग वहां से गया नहीं था, बल्कि वो पूरी रात मेरे यार्ड में घुटनों के बल बैठा रहा था। ही चियांग का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। वो बुरी तरह कांप रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गिर जाएगा। उसे इस तरह कमजोर हालत में देखकर मैं भी हैरान रह गया। मैं आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तभी वहां भागती हुई बाई निंगबिंग आ गई और उसने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया। बाई निंगबिंग ने अभी भी हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उतरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से ही चियांग को अपनी बाहों में कस लिया। जब उसने अपना हाथ उठाकर ही चियांग के तपते माथे को छुआ तो उसके बाद मेरी तरफ देखने वाली उसकी नजरें एकदम तीखी और ठंडी हो गईं। फांग युआन, उसने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इतनी तेज बारिश में तुमने उसे पूरी रात घुटनों के बल बिठाए रखा। तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो कल रात ही उसे घर जाने के लिए कह दिया था। वो खुद बिना कुछ कहे यहाँ घंटों तक बैठा रहा। वाह, क्या बहाना है कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ही चियांग अभी बेहोश है। तुम जो भी बहाना बनाना चाहते हो बना सकते हो, क्योंकि वो खुद को डिफेंड करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकता। लेकिन तुमने क्या किया है ये तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी जानती हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसे फालतू के बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस दुआ करो कि ही चियांग को कुछ ना हो, वरना मैं तुम्हें इसकी ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। बाई निंगबिंग ने मुझे बुरी तरह डांटने के बाद ही चियांग को उठाया और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। इसे भी ले लो। उसने अपने लोगों को बुलाया और मुझे भी जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया। पूरे रास्ते बाई निंगबिंग बिना पलक झपकाए बेहोश ही चियांग को देखती रही। उसकी आंखों में उसके लिए इतना दर्द था कि वो आंसुओं के रूप में छलकने वाला था। वो बार बार ड्राइवर को तेज चलाने के लिए बोल रही थी। ड्राइवर के पसीने छूट रहे थे और वो इतना टेंशन में था कि उसकी नसें फटने वाली थी। जैसे ही गाड़ी ने एक चौराहा पार किया, ड्राइवर ने जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया और उसने पीछे से अचानक आने वाली उस स्पोर्ट्स कार को नहीं देखा। अगले ही पल दोनों गाड़ियां सीधे एक दूसरे से टकरा गईं। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था, इसलिए मुझे सबसे भयंकर टक्कर लगी। मेरा सिर सीधे कार के दरवाजे से टकराया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर के सारे ऑर्गन्स अपनी जगह से खिसक गए हों। वो दर्द बर्दाश्त के बाहर था। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। दर्द और अफरा तफरी के बीच मेरे होश धीरे धीरे उड़ने लगे। मेरी पलकें भारी होकर गिरने लगीं और खून के लाल रंग ने मेरी पूरी नजर को धुंधला कर दिया। बेहोश होने से ठीक पहले मैंने टूटी हुई खिड़की से देखा कि बाई निंगबिंग खून से लथपथ ही ख्यांग को पकड़कर वहां से ले जा रही थी। मेरी आधी बेहोशी की हालत में मुझे एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई दी और एक डॉक्टर की घबराई हुई आवाज, इस पेशेंट की आर्टरी डैमेज हो गई है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। मैम, क्या आप पक्का पहले उस तेज बुखार वाले पेशेंट का इलाज करवाना चाहती हैं? उनके शरीर पर कोई जानलेवा चोट नहीं है। अगर उनके इलाज में थोड़ी देर भी हो जाए तो कोई खतरा नहीं है। बाई निंगबिंग की आवाज दरवाजे के पार से मेरे कानों में पड़ी। मुझे बस ही ख्यांग की सलामती चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फांग युआन को कितनी चोट लगी है। आपको सबसे पहले ही ख्यांग को बचाना होगा। बाकी लोगों
के जीने मरने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे पूरी तरह से बेहोश होने से पहले ये वो आखिरी शब्द थे जो मैंने सुने थे। एक बहुत लंबे और भयानक सपने से बाहर निकलने के बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने मम्मी पापा को देखा जो पूरी तरह रो रहे थे और उनके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। फांग युवान, डॉक्टर ने कहा था कि तुम बस बचने ही वाले नहीं थे। मैं और तुम्हारे डैड तो डर के मारे मरने ही वाले थे। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मौत के मुंह से वापस लौटने की खुशी मेरे दिल में भर गई और मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। हम तीनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोते रहे। इस बार तुम्हें इतनी गहरी चोटें आई हैं, क्या हम 1 महीने बाद विदेश जाएं? रीबर्थ के बाद से जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके मैं आज भी अंदर से कांप रहा था। मैंने अपना सिर बहुत जोर से नामे हिलाया। मेरा फैसला अटल था। नहीं, हम डिले नहीं करेंगे। डैड, मॉम, यूरोप में भी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं। हम वहीं जाकर मेरा ट्रीटमेंट करवाएंगे। हम अपने पहले वाले प्लान के हिसाब से ही कल दोपहर को निकलेंगे। उस आखिरी दिन मैंने अपने मम्मी पापा को विला वापस भेजा ताकि वो मेरा सामान और रोंग की राख लेकर आ सकें। 2 नर्सेज रूम चेक करने आई और ढेर सारी गॉसिप करने लगी। सुना है कि बाई ग्रुप की प्रेसिडेंट भी हमारे ही हॉस्पिटल में है और उसने सारे वीआईपी रूम्स बुक कर लिए हैं और हॉस्पिटल के सारे प्रोफेसर लेवल के एक्सपर्ट्स को सिर्फ इसलिए बुला लिया है ताकि वो उसके उस बॉयफ्रेंड का ख्याल रख सकें जिसे सिर्फ एक हल्का सा बुखार है। कितना पैम्पर कर रही है ना, बिल्कुल किसी रोमांस ड्रामा की तरह। आखिर वो लड़का है कौन जो इस पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली बाई निंगबिंग को इतना पागल कर सकता है? क्या आपको पता है आप और वो लड़का एक साथ हॉस्पिटल लाए गए थे? क्या आप उन्हें जानते हैं? वो किस अमीर खानदान का वारिस है? मेरी पलकें हल्की सी कांपी। मैंने अपनी आंखें नीची की और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, मैं नहीं जानता। शायद जैसा आप लोग कह रही हैं वो कोई रोमांस ड्रामा का हीरो होगा। मुझ जैसे एक आम सपोर्टिंग कैरेक्टर को उसके बारे में कैसे पता होगा? नर्सेस को भी लगा कि मेरी बात सही है। उन्होंने मेरे हाथ से ड्रिप निकाली और गॉसिप करते हुए वहां के चली गईं। कमरा फिर से शांत हो गया। मैंने अपना फोन उठाया और चुपचाप बाई निंगबिंग के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिलीट कर दिए। युआन बेटा, मैं और तुम्हारी मॉम बस वहां पहुंचने ही वाले हैं। मेरे डैड का फोन आया कि वो हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। एक वार्ड बॉय ने मुझे व्हील चेयर पर बैठने में मदद की और मुझे धकेलते हुए वार्ड से बाहर ले गया। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला मेरी नजर बाई निंगबिंग की सेक्रेटरी पर पड़ी। सेक्रेटरी ने मुझे फॉर्मेलिटी के लिए ग्रीट किया और अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को उठाकर बहुत ही प्रोफेशनल टोन में बोली, थैंक्स सर, पिछली बार आपके साइन करने के बाद मुझे अर्जेंटली आधे महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा, इसलिए मैं इस एग्रीमेंट को सबमिट नहीं कर पाई। मैं अभी इसे बाय बॉस को देने जा रही हूँ। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मुझे पीछे से बाई निंगबिंग की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये कौन सी बार है? उसने अभी तक साइन नहीं किया क्या? सेक्रेटरी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे बीच में रोक दिया। तुम खुद ही देख लो। मेरे इस एक्सप्रेशनलेस चेहरे और सेक्रेटरी के कुछ बोलने की हिचकिचाहट को देखकर बाई निंगबिंग की आंखों में शक की एक चमक आ गई। बाई निंगबिंग ने जैसे ही वो फाइल खोलनी चाहिए उसका फोन बज उठा। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि उसने पक्का साइन नहीं किए होंगे। अगली बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना और अमाउंट को 30 गुना बढ़ा देना। ये चौथी बार है जब मैं कीमत बढ़ा रही हूँ। उम्मीद है इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इतना कहकर वो सीधे वीआईपी रूम की तरफ मुड़ गई। सेक्रेटरी पूरी तरह कंफ्यूज होकर मुझे देखने लगी। मुझे ही कियांग की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं समझ गया कि बाई निंगबिंग अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करने की जल्दी में है। ही कियांग को छोड़कर इस दुनिया की कोई भी चीज उसके लिए मायने नहीं रखती थी। मैंने उसे आजाद कर दिया है। ये बात तुम उसे अगली बार तब बताना जब वो सुनने के मूड में हो। मेरे मम्मी पापा स्माइल करते हुए मेरे पास आए, मुझे ओवरकोट पहनाया और मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकालकर एयरपोर्ट की तरफ ले गए। बाहर बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी। मैंने अपना हाथ उठाकर उस गर्म धूप को महसूस किया और मेरे शरीर में जमी हुई वो पुरानी ठंड आखिरकार पिघलकर गायब हो गई। डैड, मॉम, चलिए हम अपने सारे पास्ट को भूल जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस बार मैं कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं बनना चाहता। मैं अपनी जिंदगी का अकेला और ऐसा लीड कैरेक्टर बनूंगा जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरी बात मानो। डॉक्टर ने कहा है ना कि अगर तुम अच्छे से रेस्ट करोगी तो तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगी। म्यूशे, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा ताकि तुम जल्दी से ठीक हो सको। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए, जैसे इस दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज ने उनके इस रोमांटिक मोमेंट को तोड़ दिया। बाय बॉस, ये कॉन्ट्रैक्ट फाइल मैंने अभी तक आपको हैंडओवर नहीं की थी। क्या उसने अभी भी साइन नहीं किए हैं? फिर मुझे क्यों दे रही हो? बाई निंगबिंग ने फाइल के आखिरी पेज को पलटा और वहां मेरे वो जाने पहचाने सिग्नेचर देखकर वो अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ी रह गई। म्यूशे, क्या हुआ? उसने साइन कर दिए हैं। बाय बॉस, फैंग सर ने आधे महीने पहले ही साइन कर दिए थे और बैंक कार्ड भी रख लिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। म्यूशे, अब हम फाइनली हमेशा के लिए एक साथ हो सकते हैं। लेकिन बाई निंगबिंग वैसी खुश नहीं थी जैसा ही कियांग ने सोचा था। वो हल्की सी कांप रही थी और उसके हाथ से वो फाइल जोर से जमीन पर गिर गई। तुम्हारा मतलब है कि उसने सच में साइन कर दिए हैं? हाँ बाय बॉस, आधे महीने पहले फैंग सर ने खुद उस पर साइन किए थे और उसे लीगल तौर पर नोटराइज भी कर दिया गया है, तो ये अब पूरी तरह से लीगल है। अगर ऐसा है तो अब मेरा और उसका हिसाब बराबर हो गया। ये सुनकर बाई निंगबिंग ने वो फाइल गुस्से से सेक्रेटरी के सीने पर दे मारी। पता नहीं क्यों, लेकिन उससे अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। मुशुए, हिचियांग की आंखों में आंसू थे जो उसकी स्माइल के साथ चमक रहे थे। हिचियांग,
अब हम हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। ये सब देखकर सेक्रेटरी वहां से तुरंत पीछे हट गई और उसने वीआईपी प्राइवेट रूम का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। मुशवे, क्या फांग सर इस बात से नाराज नहीं होंगे कि तुम मुझे उनके घर ले आई हो? उसकी इतनी हिम्मत? तुम वो इंसान हो जो मेरी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने वाले हो। तुम मेरे ऑफिशियल हस्बैंड हो। वो फांग युआन कौन होता है? मैंने उसे घर से बाहर नहीं निकाला। यही मेरी तरफ से हमारी पुरानी दोस्ती का लिहाज है। ही चियांग, तुम मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो जाओ। मैं फांग युआन को बोलकर उसका सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा दूंगी। मुशवे, क्या हुआ? कुछ नहीं। ही चियांग, तुम अंदर आ जाओ। बाइनिंग बिंग ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन इस बार उसे अपने पैरों के पास वो फर वाला टच महसूस नहीं हुआ। वो गोल्डन रिट्रीवर, जिसका नाम रोंग रोंग था, वो अब कभी पूंछ हिलाते हुए उसके पास दौड़कर नहीं आने वाला था। जब बाइनिंग बिंग ने दूसरी मंजिल की तरफ देखा तो उसे याद आया कि पहले मैं हमेशा दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के पास रेलिंग पकड़कर खड़ा रहता था और स्माइल करते हुए उसे घर के अंदर आते हुए देखता था। बाइनिंग बिंग ने अपना सिर हिलाया और इन सारे ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। ही चियांग, आज से ये तुम्हारा घर है। वो मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोलकर मुझे जल्दी से गेस्ट रूम में शिफ्ट होने के लिए बोलने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो अपनी जगह पर जम सी गई। पहले उस मास्टर बेडरूम में बिस्तर पर मेरे एक्शन फिगर्स रखे होते थे। बेड साइड टेबल पर मेरी वो फोटो होती थी जो मैंने उसकी छुपकर खींची थी, और फूलदान में हमेशा ताजे फूल होते थे। लेकिन अब बाइनिंग बिंग के सामने वाला वो बेडरूम बिल्कुल खाली पड़ा था। वो हर एक चीज जिसे मैंने खुद अपने हाथों से सजाया था वहां से गायब थी। वो दराज जो हमेशा लव लेटर्स से भरी रहती थी अब एकदम खाली थी। उसने अलमारी खोली तो देखा कि मेरे सारे कपड़े वहां से गायब थे, यहाँ तक कि वो सारी कलरफुल ड्रेसेस जो मैंने खुद उसके लिए डिजाइन की थी वो भी बिना किसी नामो निशान के गायब हो चुकी थी। बस बाइनिंग बिंग के गिने जमे कुछ कपड़े वहां बचे हुए थे। बाइनिंग बिंग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फांग सर का सामान कहाँ गया? बाय बॉस, आज सुबह ही फांग सर के पेरेंट्स उनका बचा हुआ सारा सामान लेकर चले गए। वो कह रहे थे कि वो हमेशा के लिए विदेश शिफ्ट हो रहे हैं। चलो अच्छा ही हुआ जो उसने समझदारी दिखाई और खुद ही घर छोड़कर चला गया। मुशवे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे बीच कोई रुकावट नहीं बची है। ही चियांग, हम आखिरकार इस दिन तक पहुंच ही गए। मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये सब कितनी आसानी से हो गया। ही चियांग, बस तुम मेरे साथ रहो, मेरे लिए यही काफी है। प्लेन की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले मैंने आखिरी बार मुड़कर इस शहर को देखा। इस शहर में मेरी बहुत सारी यादें थीं और बाइनिंग बिंग से जुड़ी हर वो चीज थी। मैंने बिना किसी अफसोस के अपना सिर घुमाया और प्लेन के अंदर चला गया। बीते हुए कल की हर बात को मैंने वहीं पीछे छोड़ दिया था। यूरोप जाने वाली वो फ्लाइट धीरे धीरे बादलों के बीच उड़ने लगी, पीछे सिर्फ बादलों की एक सफेद लकीर छोड़ते हुए जो कुछ ही देर में गायब हो गई। फ्रांस के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आधे महीने के ट्रीटमेंट के बाद मेरी बॉडी धीरे धीरे रिकवर होने लगी। मैंने खिड़की से बाहर उस खूबसूरत विदेशी नजारे को देखा, चमकती हुई धूप, हरी भरी घास और पिकनिक बनाते हुए कपल्स। दूर नीले आसमान के नीचे शांति से खड़ा आईफिल टावर मेरे दिल को बहुत सुकून दे रहा था। जब मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई तो मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया। उस मीठी धूप में नहाते हुए मुझे अंदर तक एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। तो क्या मैं भी सच में सब कुछ भूल सकता हूँ? अब मुझे बाई निंगमिंग के रूखेपन से कोई दुख नहीं होता था और ही चियांग के होने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस वक्त मैं पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका था। फैंग फैमिली के विला वापस आने के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान अपने ट्रैवल प्लान बनाने में लगा दिया। कुछ दिनों बाद काउबॉय हैट और ब्लू एंड व्हाइट हुडी पहने हुए मैं रोम की सड़कों पर घूम रहा था। मैं एंशिएंट रोम के खंडहरों के सामने खड़ा था और वीनस टेम्पल के उन बचे हुए हिस्सों को देखकर हैरान हो रहा था। उसके बाद मैं रोम के सेंटर में मौजूद ट्रेवी फाउंटेन गया। मैं उस विशिंग वेल के किनारे बैठा था और मेरे हाथ में कोकोनट आइसक्रीम कोन था जो मैंने सड़क किनारे से खरीदा था। मैं सड़क पर आते जाते टूरिस्ट्स और लोगों को देख रहा था और शांति से अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रहा था। तभी सफेद ड्रेस पहने एक लड़की मेरी तरफ आई और उसने मेरे सामने अपना सनग्लास उतार दिया। मैंने ऊपर देखा तो सामने खड़ी उस लड़की के नैन नक्शे बहुत ही खूबसूरत और शार्प थे। उसकी गहरी नीली आंखों में जैसे समंदर की लहरें बह रही थी। फैंग सर, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? आप कौन हैं? फैंग सर, मैं पेरिस के प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी चीफ डॉक्टर थी। क्या अब आपको कुछ याद आया? मेरे सामने खड़ी इस औरत का चेहरा धीरे धीरे उस डॉक्टर के चेहरे से मैच होने लगा जो उस प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बड़ा सा सफेद मास्क पहने रहती थी। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर सू, आपने मास्क नहीं पहना था इसलिए मैं आपको बिल्कुल पहचान नहीं पाया। अगर फैंग सर सच में माफी मांगना चाहते हैं तो क्या आप मेरे साथ रोम घूमने चलेंगे? डॉक्टर सू, क्या आप भी रोम घूमने आई हैं? आपके डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल ने मेरी छुट्टियां अप्रूव कर दी तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूरोप घुमा जाए और देखिए इत्तेफाक से मैं आपसे मिल गई। डॉक्टर सू, आप इतनी फॉर्मेलिटी मत कीजिए, मुझे सिर्फ फैंग यॉन कहिए। तो फैंग यॉन, आप भी मुझे सिर्फ सू वान वान कहिए। रोम का आसमान बिल्कुल साफ और नीला था। हम दोनों ट्रिनिटी चर्च की तरफ टहलते हुए गए और फिर सीढ़ियों पर एक साथ बैठकर उस ठंडी हवा को एंजॉय करने लगे। फैंग यॉन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यूरोप क्यों आए हो? सॉरी फैंग यॉन, मेरा मतलब तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल देना नहीं था। मैं बस ये जानना चाहती थी कि इतनी गहरी चोटें लगने के बाद भी तुमने चीन से पेरिस आकर अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने की जिद क्यों की? मुझे एक बार मेरे हॉस्पिटल ने एक मेडिकल सेमिनार अटेंड करने के लिए चीन भेजा था। चीन का मेडिकल सिस्टम फ्रांस से किसी भी तरह कम नहीं है और तुम्हारी चोटें ऐसी भी नहीं थी जिनका इलाज वहां न हो सके, क्योंकि मेरे देश में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं मौत के मुंह से वापस लौट कर आया हूँ और मेरी फैमिली
बस बर्बाद ही होने वाली थी। सॉरी, मुझे ये सब नहीं पता था। कोई बात नहीं सू वान वान, बहुत सी बातें अब बीत चुकी हैं, तुम्हें बस उन्हें पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होती है। सू वान वान की आंखों में मेरी वो सुकून भरी हल्की सी स्माइल रिफ्लेक्ट हो रही थी। ठंडी हवा से उड़ते हुए मेरे बाल धीरे से सू वान वान की नाक को छू रहे थे। सू वान वान के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। फैंग युआन, मैं अपना पहले वाला इन्विटेशन वापस लेना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रोम नहीं घूमना चाहती। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या तुम मेरे साथ मेरी पूरी छुट्टियां बिताओगे? मिस सू के इस इन्विटेशन को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि आसपास एक बहुत अच्छा कैफे है। हम दोनों एक साथ उस कैफे में गए जहाँ एक बहुत ही रिलैक्सिंग पियानो का म्यूजिक बज रहा था। ये रोम का सबसे पुराना कैफे है। इटली के फेमस मूर्तिकार, राइटर्स और यहाँ तक कि म्यूजिशियंस भी यहाँ अक्सर आते रहते हैं। हेलो, व्हाट कैन आई गेट यू टुडे? हम दोनों अपनी सीट्स पर बैठ गए। टक्सीडो पहने एक वेटर में इंग्लिश में हमारा ऑर्डर लिया। एक ब्लैक टी, एक लैटे और साथ में क्रोआसां। तुम भी ट्राई करो। मैंने उस क्रिस्पी और सॉफ्ट क्रोआसां को बाइट किया। क्रीमी बटर का वो गाढ़ा टेस्ट मेरी जबान पर छा गया और जब मैंने उसे धीरे धीरे चबाया तो मेरे मुंह में एक हल्की सी ऑरेंज जैसी खुशबू भी आ गई। ये सच में बहुत टेस्टी है। मैंने अपने हाथ से वो क्रोआसां रख दिया। मेरा सर नीचे झुक गया और मेरे आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें सीधे टेबल पर टपकने लगीं। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। फैंग युआन, क्या हुआ? सब ठीक है? आराम से बताओ। मेरे पास एक छोटा सा कुत्ता था जिसका नाम रोंग रोंग था। मुझे बचाने के लिए कुछ लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसे बहुत चोटें आईं और फिर उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। पहले जब भी मैं क्रोआसा खरीदता था, रोंग रोंग हमेशा मेरे पैरों पर अपना सर रखकर बैठ जाता था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे खाते हुए देखता रहता था। पता है, कभी कभी उसकी लार से मेरी पैंट पूरी तरह से भीग जाती थी। मैं समझ सकती हूँ कि अपने पालतू कुत्ते को खोना कितना दर्दनाक होता है और मैं तुम्हें ये सब तुरंत भूलने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन अगर तुम्हें कभी उसकी याद आए तो तुम मेरे घर आ सकते हो। मेरे पास भी एक पिल्ला है, शायद उसे देखकर तुम्हें थोड़ी तसल्ली मिल सके। क्या सच में? थैंक यू सू वान वान। हाँ सच में, वो एक बर्नीज माउंटेन डॉग है। उसका नाम डूडू है। डूडू नाम सुनते ही मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कौन सोच सकता था कि इतनी स्ट्रिक्ट और ठंडी सी दिखने वाली डॉक्टर सू घर पर रोज डूडू डूडू चिल्लाती होगी। क्या तुम्हें पता है कि विशिंग वेल के पास मैंने अचानक तुम्हें आवाज क्यों दी थी? मैंने अपना सर ना में हिलाया। तुमने एक हुडी और लेदर के सैंडल्स पहने हुए थे। तुम्हारी नजरें एक बार भी मुझ पर नहीं रुकी थी। तुम बस सड़क पर आते जाते लोगों को देख रहे थे। मैं सोच रही थी ये इंसान तो किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के हीरो जैसा लग रहा है। इतना हैंडसम कि मैं अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। मेरे सीने में मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वहां सिर्फ मैं था और मेरे सामने बैठी इतनी प्यारी सू वान वान। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई और मैंने तुम्हें पहचान लिया। ये मेरा स्वार्थ था कि मैं तुम्हें अपने साथ रोम घूमने के लिए इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन बाद में मैं और ज्यादा लालची हो गई और अब मैं चाहती हूँ कि तुम यूरोप की पूरी छुट्टियों मेरे साथ रहो। सू वान वान का खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा और मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मुझे अपने गाल पर एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई। सू वान वान के होठ मेरे राइट गाल पर हल्के से टच हुए और तुरंत दूर हो गए। सॉरी, लेकिन कम से कम अब तुम और नहीं रहोगे। जीशी के सबसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क में बाई निंग बिंग हेचियांग का हाथ पकड़े हुए थी और बड़े ही अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। मुसुए, ये देखो। उसने हेचियांग को एक मैस्कॉट के सामने फोटो खिंचवाने के लिए खींचा। मुसुए, जल्दी देखो। बाई निंग बिंग अचानक चौंक गई। उसके दिमाग में किसी और का चेहरा हेचियांग के चेहरे के साथ ओवरलैप होने लगा। उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट नया नया साइन हुआ था तो बाई निंग बिंग को मजबूरी में मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क में डेट पर आना पड़ा था। मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसे अम्यूजमेंट पार्क के मैस्कॉट्स के साथ फोटो खिंचवाने के लिए खींच रहा था। मैंने अपना वो खुशी से भरा पोलराइड फोटो उसे दिखाया, लेकिन उसने उसे मेरे हाथ से झटककर जमीन पर फेंक दिया था। फांग युआन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बच्चे जैसे हो, लेकिन बाद में उसने उसी फोटो को एक फोटो फ्रेम में रखा हुआ देखा था। उस फोटो में मैं उसका हाथ पकड़े हुए बहुत जोर से मुस्कुरा रहा था। तब उसे पता चला कि उसके जाने के बाद मैं जमीन पर बैठा रहा और मैंने धूल से भरी उस पोलराइड फोटो को बड़े प्यार से उठाया था और किसी खजाने की तरह उसे हमेशा संभाल कर रखा था। मुसुए, तुम्हें क्या हुआ? हेचियांग, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। मुसुए, क्या हमें उस हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए? तुम ना हमेशा शैतानी करते रहते हो। मुशवे। हीचांग ने बाई निंगबिंग की जैकेट का कोना कसकर पकड़ लिया और उसे खुद से चिपकाकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बाई निंगबिंग की उंगलियां मुड़ी हुई थी और उसकी हथेलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। बाई निंगबिंग अपने अंदर के डर को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रही थी। जब से उसके पेरेंट्स उसके सोते समय बिल्डिंग से कूद गए थे, तब से बाई निंगबिंग को रात और अंधेरे से बहुत डर लगने लगा था। मुझे उसके इस छिपे हुए दर्द के बारे में पता था, इसलिए हर रात जब अंधेरा होता तो मैं हमेशा उसके लिए एक हल्की रोशनी वाला लैंप चलाकर रखता था। मैं, जिसे भूतों से कोई डर नहीं लगता था, मैंने भी उसकी हालत को समझते हुए कभी हॉन्टेड हाउस जैसी जगहों पर जाने का नाम नहीं लिया था। अगर मैं वहां होता तो मैं उसे कभी हॉन्टेड हाउस में लेकर नहीं आता। हीचियांग, चलो हम यहाँ से चलते हैं। हीचियांग, जो पहले ही बहुत डरा हुआ था, उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। उन दोनों ने कैमरे के सामने हाथ हिलाकर स्टाफ को इशारा किया कि वो उन्हें वहां से बाहर निकाले। मुशवे, तुम ठीक तो हो? हीचियांग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। हीचियांग बाई निंगबिंग को खींचकर एक ओपन एयर कैफे में ले गया और उसे आराम करने के लिए कुर्सी पर बिठा दिया। मुशवे, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। मुशवे, क्या तुम्हें हीट स्ट्रोक हो गया है? बाई निंगबिंग को मजबूरी में वो आइसक्रीम लेनी पड़ी और वो उसे धीरे धीरे खाने लगी। असल में जब से उसका परिवार दिवालिया हुआ था और उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, वो अपना कर्ज चुकाने के लिए दिन रात बाहर काम करती थी। दिन में वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती थी और रात में एक बार में सिक्योरिटी गार्ड बन जाती थी।
इतनी भयानक गरीबी और थकान की वजह से वो अक्सर घर आते ही सो जाती थी और कभी कभी तो पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी। धीरे धीरे बाइनिंग बिंग को बहुत भयंकर पेट की बीमारी हो गई और ये बात सिर्फ मुझे पता थी। मैंने उसे कभी कोई ठंडी या कच्ची चीज नहीं खाने दी थी और मैं हमेशा घर पर उसके पेट के लिए हेल्दी और गर्म सूप बनाकर रखता था। अगर मैं वहां होता तो मैं पक्का उसके हाथ से ये आइसक्रीम छीन लेता और गुस्से में उसे खूब सुनाता। बाइनिंग बिंग के दिल में उदासी छा गई। म्यूशुए, क्या तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? म्यूशुए, तुम्हें क्या हुआ? सॉरी हीचियांग, लेकिन मैं इसे सच में नहीं खा पा रही हूँ। म्यूशुए, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अपने प्यार को इतना परेशान देखकर उसने अपना सिर हिला दिया। बाइनिंग बिंग आखिर उसे कैसे बताती, वो उसे अपनी उस डार्क लाइफ के बारे में कैसे समझाती जिस जिंदगी ने उसके शरीर और उसकी रूह पर ऐसे निशान छोड़ दिए थे जो कभी न मिट सकते थे। और साथ ही मैं वो इंसान जिससे वो दूर भागने के लिए तड़प रही थी, वो भी बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। वो चाहकर भी मुझे पूरी तरह भुला नहीं पा रही थी। हीचियांग, मेरी वजह से तुम्हारा आज का दिन बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं म्यूशुए, हम बाद में कभी और चले जाएंगे। हीचियांग, तुम कितने अच्छे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहूंगा तो और कौन रहेगा? बाइनिंग बिंग की आंखों के सामने अचानक एक इंसान का चेहरा उभर कर आया। उसने तुरंत अपना सिर झटककर उसे गायब कर दिया। उसने हीचियांग को कसकर अपने गले लगा लिया। हाँ, हीचियांग को छोड़कर और कौन मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करेगा? बाइनिंग बिंग ने यही बात सोचकर अपने बेचैन दिल को तसल्ली देने की कोशिश की। हीचियांग ने लाइट्स बंद कर दी और वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर सो गए। लेकिन बाइनिंग बिंग बिल्कुल भी सुकून से नहीं सो पा रही थी। उसे बार बार सपने आ रहे थे कि बाई फैमिली बर्बाद हो गई है और उसके पेरेंट्स उसके सोते समय बिल्डिंग से नीचे कूद रहे हैं। उसने अपना विला बेच दिया, हर एक कीमती चीज बेच दी और एक ऐसा सड़ा हुआ कमरा किराए पर लिया जिसमें 10 से ज्यादा लोग एक साथ रहते थे। उसकी जिंदगी सिर्फ रेस्टोरेंट, बार और उस गंदे किराए के कमरे में सिमट कर रह गई थी। उसे पेट की वो भयानक बीमारी हो गई थी। वो अक्सर रात में चौंक कर उठ जाती थी और उसकी वजह से जब उसके रूममेट्स की नींद टूटती तो वो उस बदबूदार कमरे में उसे भद्दी भद्दी गालियां देते और वो बस उनसे बार बार माफी मांगती रहती। उसके कंधों पर कर्ज का इतना बड़ा बोझ था कि उसका दम घुटने लगा था। बाइनिंग बिंग को लगने लगा था कि ये नर्क जैसी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, जब तक कि एक दिन उसने बार में शराब पीकर हंगामा कर रहे एक अमीर बिगड़े लड़के को खींचकर बाहर नहीं निकाला। उस लड़के के सिर पर शराब का नशा चढ़ा हुआ था। उसने अपने गिलास की सारी शराब बाइनिंग बिंग के ऊपर फेंक दी। तेरी औकात क्या है? तूने अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? बाइनिंग बिंग ने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली। सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज आप बार में हंगामा मत कीजिए। तू उसे हाथ लगाकर तो देख। वो लड़का चौंक गया। एक नौजवान लड़के ने हाथ हिलाकर कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलाया और उस अमीर लड़के को घसीटकर बाहर फेंकवा दिया। मैंने पीछे मुड़कर उसके कंधों पर अपना ओवरकोट रख दिया। म्यूसुए, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है, अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद से तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें जिंदगी में मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। और फिर उसके बाद मेरे साथ बिताए हुए उसके वो सारे पल, वो मेरे उस प्यार को एक पिंजरा समझती थी और वो पूरी ताकत से मुझे खुद से दूर धकेलती रही। बाय बॉस, मैं हीचियांग हूँ। मैं सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। किसी रोमांस नॉवल के हीरो हीरोइन की तरह जिस पल बाइनिंग बिंग ने हीचियांग को देखा वो उसकी तरफ बुरी तरह अट्रैक्ट हो गई थी। बाइनिंग बिंग खुद भी हैरान थी कि हीचियांग के लिए उसके दिल में अचानक इतने सारे इमोशंस कहाँ से आ गए, लेकिन उसे कोई वजह समझ नहीं आई, इसलिए उसने इसे लव एट फर्स्ट साइट मान लिया। वो पागलों की तरह हीचियांग से प्यार करने लगी थी और उसके लिए आग में कूदने को भी तैयार थी। उसके लिए अपनी एक किडनी डोनेट करना तो बहुत छोटी सी बात थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा पहले से तय किया गया हो। वो दोनों लगातार एक दूसरे की तरफ खिंचते जा रहे थे। वो इंसान जिसने कभी अंधेरे में उसे बचाया था, यानी मैं, अब धीरे धीरे उसकी नफरत का शिकार हो गया था। वो उस कॉन्ट्रैक्ट से नफरत करती थी जो मैंने कभी बनाया था। वो मेरे उस प्यार से नफरत करती थी जो मैंने उसे किसी कैदी की तरह दिया था। और वो सबसे ज्यादा इस बात से नफरत करती थी कि मैं उसके और हीचियांग के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा था, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे थे। अपने सपने में उसे लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो और सब कुछ साफ साफ देख पा रही हो। उसने देखा कि कैसे मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दर्द से अपना पेट पकड़े हुए हूँ। वो देख रही थी कि कैसे मैं उन बेरहम बॉडीगार्ड से दवाइयों की भीख मांग रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मैं कागज जैसे सफेद चेहरे के साथ उन ठंडी टाइल्स पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने देखा कि कैसे हीचियांग की बातें सुनकर जब मैं पीछे हट रहा था तो मेरे ऊपर फ्लावर पॉट गिर गए। फिर कोने में शांति से बैठा रोंग रोंग मुझे बचाने के लिए अचानक दौड़ कर आया। उसने देखा कि कैसे रोंग रोंग की ठंडी लाश को सीने से लगाए हुए मुझे बॉडीगार्ड्स ने कोल्ड स्टोरेज में फेंक दिया। कैसे मेरे बालों में बर्फ जम गई, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्यारे कुत्ते की लाश को कसकर पकड़ा हुआ था। उसने देखा कि कैसे मैंने बड़ी शांति से हीचियांग को समझाया और फिर दरवाजा बंद करके चला गया। लेकिन मेरे जाने के बाद हीचियांग पूरी रात दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठा रहा। उसने देखा कि जब मुझे कुछ नहीं पता था तो उसने मुझ पर ही सारा इल्जाम लगा दिया। उसने देखा कि कार एक्सीडेंट में मैं मौत के मुंह में था, लेकिन उसने मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया और मेरी जान जाते जाते बची। और फिर उसने देखा कि कैसे मैं अकेले उस प्लेन की सीढ़ियों पर खड़ा था और बिना किसी पछतावे या प्यार के मुड़कर हमेशा के लिए चला गया। मूशवे, मूशवे, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ। अपने पास बैठी बाई निंगबिंग के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखकर हीचियांग बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत मेड को बुलाया और एम्बुलेंस को कॉल किया। बाई निंगबिंग! मेडिकल स्टाफ ने बाई निंगबिंग को एम्बुलेंस में लेटाया और हीचियांग होते रोते उसका नाम पुकारता रहा। मेडिकल स्टाफ बाई निंगबिंग का बेसिक चेकअप करने लगा।
कितना शोर है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे सिर्फ आंसुओं से भीगा ही चियांग का चेहरा ही दिखाई दिया। पता नहीं क्यों ही चियांग के इतने घबराए हुए चेहरे को देखकर बाई निंगबिंग के दिल में बस एक अजीब सी झुंझलाहट हुई। कुछ गलत है, कुछ तो गलत है। मूशवे मूशवे, क्या गलत है? तुम जल्दी बताओ ना। वार्निंग वार्निंग, फीमेल लीड कहानी के रास्ते से भटक रही है। प्लीज कंट्रोल बढ़ाएं, प्लीज कंट्रोल बढ़ाएं। कैसी फीमेल लीड, कैसी कहानी? कंट्रोल रूम। बाई निंगबिंग को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया और उस सफेद दरवाजे ने उसे और ही चियांग को एक दूसरे से अलग कर दिया। उसने अभी अभी ही चियांग का वो रोता हुआ चेहरा देखा था। फांग युआन। बाई निंगबिंग के पूरी तरह बेहोश होने से पहले उसके मुंह से निकली वो हल्की सी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। कुछ घंटों बाद बाई निंगबिंग ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने हॉस्पिटल की वो चुभने वाली सीलिंग थी। मूशवे मूशवे, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। ही चियांग ने अपना रोता हुआ चेहरा उठाया और बहुत ही टेंशन से बाई निंगबिंग की तरफ देखा। रो मत ही चियांग। पता नहीं क्यों अपने सामने ही चियांग को देखकर बाई निंगबिंग को अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी बहुत ही खास इंसान को भूल गई हो, लेकिन वो चाहकर भी कुछ याद नहीं कर पा रही थी। ही चियांग, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मूशवे, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पास रुकूं? साफ दिख रहा था कि ही चियांग उससे बहुत चिपका हुआ था और वो हर पल उसके साथ रहना चाहता था। ही चियांग, मैं ठीक हूँ, बस मुझे हॉस्पिटल में थोड़ा रेस्ट चाहिए। लेकिन तुमने कल रात से मेरी देखभाल की है, अगर मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बाई निंगबिंग ने उसे बहुत समझाया और आखिर में ही चियांग को वापस भेज ही दिया। जैसे ही चियांग की परछाई दरवाजे से गायब हुई, बाई निंगबिंग ने खुद को उस वीआईपी प्राइवेट रूम के सॉफ्ट गद्दे पर गिरा दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस खास इंसान को याद करने की पूरी कोशिश करने लगी जिसे वो भूल गई थी। धीरे धीरे वो नींद की वादियों में खो गई। मूशवे दीदी, कितना जाना पहचाना लग रहा है। बाई निंगबिंग ने उस छोटे से लड़के का हाथ पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हवा में ही हाथ मारती रह गई। मूशवे, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है, अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद से सिर्फ तुम मेरी हो और तुम इस जिंदगी में मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। बाई निंगबिंग ने अपने सामने खड़े उस लड़के को रोकने की कोशिश की ताकि वो सब कुछ उससे साफ साफ पूछ सके, लेकिन वो लड़का हवा में ही गायब हो गया। अलविदा बाई निंगबिंग। फांग युआन। ही चियांग के हाथ में पकड़ी केकड़े के सूप की सफेद कटोरी जमीन पर गिर गई और उसके टुकड़े और वो गरम सूप हर तरफ बिखर गया। फांग युआन। ही चियांग ने फर्श पर बिखरे टुकड़ों और गरम सूप की परवाह नहीं की। उसने अपना चेहरा छुपाया और दौड़कर कमरे से बाहर चला गया। बाई निंगबिंग ने घबराहट में अपने हाथ से ड्रिप निकाली और नंगे पैर उसके पीछे भागने लगी। ही चियांग, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। तो फिर कैसा है, तुम ही बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाई निंगबिंग में एक अजीब सी निराशा के साथ अपना सिर उठाया। वो चाहकर भी किसी और इंसान के चेहरे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। वार्निंग वार्निंग, कंट्रोल काम नहीं कर रहा, कंट्रोल काम नहीं कर रहा। मेन स्टोरी लाइन से बाहर निकल रही है। फीमेल लीड कहानी के रास्ते से भटक गई है। अगले कुछ दिनों तक मैं और सू11 प्राचीन रोम के कोलोसियन, सेंटा मारिया मजिगोर और सेंट एंजेलो के किले में घूमे। रोम की उस रात की चादर तले हम दोनों भीड़ के साथ झूम रहे थे और उस चमकती हुई चांदनी ने हम दोनों के चेहरों को रोशन कर दिया था, जिससे रोम की उस ठंडी रात में एक हल्का सा रोमांटिक माहौल बन गया था। क्या तुम्हें पता है क्या, मुझे अचानक अपने गालों पर एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। मैंने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की ताकि मैं सू11 की आंखों में ना देख सकूं। यहाँ सेंट एंजेलो के किले में एक भागी हुई प्रिंसेस और एक गरीब रिपोर्टर ने यहाँ बहुत सी मुसीबतें और खतरे झेले थे और आखिर में उन्होंने यहीं पर एक दूसरे के लिए अपने प्यार को समझा था और अपनी पहली और हमेशा याद रहने वाली किस की थी। सू11 की गर्म सांसें मेरे करीब आती जा रही थी, जिससे मेरे गाल तपने लगे थे। और तुम? मेरी नजरें बेकाबू होकर सू11 की उन प्यार भरी आंखों से मिल गईं और पल भर के लिए मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरे समंदर में डूबकर उसकी गहराइयों में छिपे राज खोजना चाहता हूं। जैसे ही सू11 के गर्म होठ मुझे छूने ही वाले थे, मैंने अचानक उसे पीछे धकेल दिया। सू11 अभी हैरान ही थी कि मेरी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। मैं अपना चेहरा छुपाकर वहां से भाग गया। मैं सू11 के इस प्यार का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बाई निंगबिंग ने मेरी जिंदगी में जो अंधेरा भर दिया था वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। सॉरी, तुम्हें बोलना चाहिए, मैंने ही जल्दबाजी की और तुम्हें डरा दिया। नहीं, मैंने कहा था कि मैं सब कुछ पीछे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं अभी भी अपने पास्ट में ही फंसा हुआ हूँ। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? बाई निंगबिंग के संतरे वाले परफ्यूम की खुशबू से बिल्कुल अलग सू11 के गले लगने पर ताजी घास की एक बहुत ही भीनी सी खुशबू आ रही थी। तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे परफ्यूम लगाने की कोई आदत नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छी खुशबू है। सालों का वो गुस्सा और वो डिप्रेशन जैसे इन आंसुओं के साथ धीरे धीरे बह गया था। अगर तुम इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बस तुम अपने पास्ट में फंसे नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने में धीरे धीरे मदद करूंगी, जब तक कि तुम मुझे अपना नहीं लेते। मैंने सू11 की बाहों से अपना सिर उठाया और उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। सू11, क्या तुम सच में मेरा साथ दोगी? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मुझसे प्यार करना बंद कर दोगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सू11, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? तुम्हारी आंखें नीली हैं, बिल्कुल समंदर जैसी। मेरी मॉम चाइनीज है और मेरे डैड फ्रेंच है, इसलिए मैं अपने डैड जैसी ज्यादा दिखती हूँ। तो अंकल सू और आंटी सू भी बहुत हैंडसम और चार्मिंग होंगे। अगर तुम उनके पास जाओगी तो वो बहुत खुश होंगे। सू11 की उन समंदर जैसी गहरी आंखों में सिर्फ मेरा ही चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा था। मेरे गाल फिर से लाल होने लगे। तुम फ्रेंच हो,
तुम्हें नहीं पता, लेकिन चीन में सिर्फ वही कपल्स एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलते हैं जिन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा किया हो। मैं कोई प्रॉपर फ्रेंच नहीं हूँ, मैं 15 साल की उम्र तक चीन में ही पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे पेरेंट्स से मिलने का मतलब बहुत अच्छे से पता है। सु वैन वैन, तुम बहुत चालाक हो। ही चियांग बाई निंगबिंग को व्हीलचेयर पर बिठाकर हॉस्पिटल से बाहर ले गया। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जब से बाई निंगबिंग ने मेरा नाम पुकारा था, उन दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ऑकवर्ड और ठंडे मोड़ पर आ गया था। ही चियांग ने उसे अभी तक माफ नहीं किया था। वो बस एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बोल कोई भी नहीं रहा था। मूशवे, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस मैं बहुत दिनों बाद यहाँ वापस आई हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा। ही चियांग ने उसे मास्टर बेडरूम में ले जाकर लिटा दिया। यहाँ की सारी डेकोरेशन पूरी तरह से बदल दी गई थी। ही चियांग भी मेरी तरह बेड साइड टेबल पर हमेशा ताजे फूल रखता था। वो चाहकर भी मुझे याद करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी और उसका दिल गिल्ट से भर गया था। जितनी बार भी वो मुझे याद करती, उसका दिल जैसे किसी चाकू से कटने लगता। पता करो कि मैंने किस देश में इमिग्रेशन लिया है और अभी मैं कहाँ पर हूँ। जी बॉस, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। कभी यहाँ पर मेरी लिखी हुई लव लेटर्स का ढेर लगा होता था। म्यूशुए, क्या तुम सच में नहीं देखना चाहती? बिल्कुल भी नहीं, नहीं देखना। अब लव लेटर्स नहीं थे, बस एक कड़वी मुस्कान बची थी। वो मुड़ी और वार्डरोब की तरफ गई। उस वार्डरोब में अब मेरा कोई भी निशान नहीं था। मैंने कभी उसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन फैब्रिक से जो सूट बनाए थे, वो कभी अच्छे से लटके होते थे, लेकिन उसने उन्हें कभी पहना नहीं। और मैंने खुद अपने हाथों से उन सारे डिजाइन्स को फाड़ कर फेंक दिया था। पुरानी यादें उसके दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी, जैसे कोई उसे बार बार पीट रहा हो। वो पागलों की तरह ही चियांग से प्यार करती थी और उसने मेरे सच्चे प्यार को अपने पैरों तले रौंद दिया था। फांग युआन, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो। बाई बॉस, फांग सर की लोकेशन मिल गई है। फांग सर अभी रोम में है। रोम, आखिरकार मुझे पता चल ही गया कि वो कहाँ है। उन फोटोज में मैं बहुत ही खुशी से स्माइल कर रहा था और सुबनवन मेरा हाथ पकड़े हुए थी। उसने हम दोनों को एक दूसरे के गले लगते और एक साथ डांस करते देखा और उसका दिल टूट गया। एक बहुत ही भयंकर उदासी और निराशा ने पल भर में उसे घेर लिया। म्यूशुए, क्या तुम्हें फांग युआन से प्यार हो गया है? कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, मुझे फांग युआन से प्यार हो गया है। मैं और सुबनवन साइप्रस के लिए निकल पड़े। कहते हैं वहाँ के बीच सबसे ज्यादा साफ और खूबसूरत हैं, जहाँ पानी इतना साफ है और रेत इतनी बारीक है कि आसमान और समंदर का नीला रंग एक दूसरे में मिल जाता है और वो नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता। मैं दूर तक देखा तो समंदर की लहरों के टकराने के बावजूद देवी जैसी दिखने वाली वो चट्टान अभी भी अपनी पूरी शान से खड़ी थी और मैं खुद ब खुद सुबनवन की बातों पर यकीन करने लगा। लेकिन क्या सच में हमेशा के लिए रहने वाला कोई प्यार होता है? शायद वो हमेशा वाला प्यार इतना मुश्किल है, इसीलिए तो लोग यहाँ आकर प्यार की देवी से दुआ मांगते हैं। फांग युआन, मैं तुमसे ये तो प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो भी फीलिंग्स हैं वो एकदम सच्ची हों और शायद ऐसे ही हर एक पल के प्यार को जोड़कर ही हमेशा के लिए रहने वाला प्यार बनता है। फांग युआन, क्या तुम मुझे फिर से खुद से दूर कर दोगे? जैसे ही हमारे होंठ मिले, सारा पास्ट उस एक प्यार भरे पल में कहीं छुप गया। फांग युआन, तुम ये क्या कर रहे हो? उस जानी पहचानी लेकिन अब अनजान सी लगने वाली डांट ने मुझे पल भर के लिए सुन्न कर दिया। तुम उसे छोड़ दो, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। क्या तुम जानती हो कि तुमने जो कुछ भी किया है उसने उसे कितनी गहरी चोट पहुंचाई है? मेरे और इसके बीच की बातों में तुम जैसी किसी बाहर वाली को बोलने का कोई हक नहीं है। और तुम हो कौन? कोई टेम्पररी गर्लफ्रेंड? या शायद तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं। क्या तुम मेरे और इसके रिश्ते के बारे में जानती हो? ये मुझे 15 सालों से पसंद करता है और तुम दोनों को मिले हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए होंगे। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं लगातार 3 सालों तक यूरोपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी हूँ। हालांकि उस वक्त मैं अंडर एज थी, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने के लिए इतना ही काफी है। बाई निंगबिंग ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो उसका सामना नहीं कर पाई और जमीन पर गिर पड़ी। फांग युआन ने 15 सालों तक तुमसे प्यार किया और तुमने उसे बदले में क्या दिया? दुख, डर, सदमे या फिर कुछ और? तुम उससे दूर रहो। हम दोनों की परछाइयां धीरे धीरे दूर हो गईं। बाई निंगबिंग बेबस होकर समंदर के पानी में लेटी हुई थी। समंदर का वो नमकीन पानी उसके चेहरे से खून साफ कर रहा था और उसकी नाक में भर रहा था। ऐसा क्यों? उसका शरीर और ज्यादा कमजोर होता जा रहा था, लेकिन मेरे लिए उसके दिमाग में बनी इमेज और भी ज्यादा साफ होती जा रही थी। कोई बहुत ही गहरा इमोशन धीरे धीरे अपनी सारी हदें पार कर रहा था, जिसकी वजह से वो ही चियांग को छोड़कर पागलों की तरह यहाँ तक चली आई थी। जब उसने अपने दिन रात के प्यार को सु वान वान के होठों को चूमते हुए देखा तो वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाई। क्या मैं हमेशा से फांग युआन से प्यार करती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं और ही चियांग फीमेल और मेल लीड हूँ और मैं एक फीमेल लीड होकर फांग युआन से प्यार करने लगी? क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपनी कहानी से भटक गई हूँ? तो क्या ये सब कुछ सच में किसी राइटर की लिखी हुई कहानी है? तुम लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, क्या वो काफी नहीं था? अब तुम लोग मुझे मिटाना भी चाहते हो? बाई निंगबिंग, क्या तुम्हें पता है कि फांग जो कभी भी साइन नहीं करना चाहता था, उसने अचानक से साइन क्यों कर दिए? क्यों? इस दुनिया की सच्चाई जानने वाला सबसे पहला इंसान तुम नहीं थी, बल्कि फांग युआन था। लेकिन उसे तुम्हारी तरह पूरी सच्चाई का पता नहीं था। बस वो तुम्हारे लिए इतना पागल था कि वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से कहानी अपने रास्ते से भटक गई। जब उसे कहानी के हिसाब से चले जाना चाहिए था तब वो नहीं गया, जिसकी वजह से आगे चलकर ही चियांग गलती से फांग युआन की कहानी वाले रास्ते पर चला गया और दिल टूटने के बाद वो विदेश चला गया। ही चियांग का बदला लेने के लिए तुमने फांग के पेरेंट्स को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया और फांग युआन को भी तड़प
तड़पा तड़पा कर मार डाला। जब बाई निंगबिंग ने सुना कि कैसे उसने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला था तो उसका दिल बहुत जोरों से दर्द करने लगा। इसलिए मैंने उसे कहानी का सही रास्ता बता दिया ताकि मैं कहानी को वापस पटरी पर ला सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फीमेल लीड यानी तुम अपने रास्ते से भटक जाओगी और कई बार कोशिश करने के बाद भी तुम्हें सही रास्ते पर नहीं लाया जा सका। अगर तुम ही चियांग के पास वापस चली जाओ तो शायद अभी भी कहानी को सही करने का मौका है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब तुम्हारे बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। बाई निंगबिंग, ये मुमकिन नहीं है। जब तुम्हें एक फीमेल लीड के तौर पर बनाया गया है तो तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ भी सोचने की इजाजत नहीं है। अगर तुम ऐसे ही अपनी मनमानी करती रही तो ये दुनिया धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आखिर में तुम भी मिट जाओगी। और फांग युआन का क्या? फांग युआन नया मेल लीड बनेगा और वो जिंदगी जिएगा जो उसने खुद अपने लिए चुनी है। अगर ऐसी बात है तो मैं ही चियांग के पास तो बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपनी सच्ची फीलिंग्स के साथ ही चलूंगी और फांग युआन से प्यार करूंगी। क्योंकि तुमने एक ऐसा फैसला कर ही लिया है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा। फांग युआन, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी सच्ची फीलिंग्स बताकर ही रहूंगी। समंदर किनारे बने एक छोटे से पब में मैं और सू वान वान एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन बोल कुछ नहीं रहे थे। वेटर ने साइप्रस का टेस्टी खाना टेबल पर लगा दिया और तुम्हें भी इस सब में घसीट लिया। फांग युआन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें सच में डेट कर रही हूँ। यहाँ की लोकल वाइन ट्राई करो। फांग युआन को उसकी नई जिंदगी की पहली कामयाबी के लिए बधाई। अगर तुम नहीं होती तो मुझे सच में नहीं पता था कि मैं क्या करता। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें बॉक्सिंग भी आती है। तुम्हें अभी बहुत कुछ नहीं पता है। अगर फांग युआन मुझे जानने की कोशिश करे तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी। यहाँ की डेकोरेशन सच में बहुत मेडिटेरेनियन स्टाइल की है। मेरी आवाज अचानक से कांपने लगी। सू वान वान उठी, आगे की तरफ झुकी और उसने बहुत ही प्यार से मेरे होठों को चूम लिया। सॉरी, मैं वो गॉड ऑफ लव की चट्टान वाली किस पूरी करना चाहती थी। मेरे गाल तपने लगे और मेरा दिल मेरे सीने में पागलों की तरह धड़कने लगा। क्या मिस्टर फांग मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? हाँ, नहीं, तुम इसे छोड़ दो। फांग युआन, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरा और ही चियांग का रिश्ता सिर्फ कहानी का हिस्सा था, लेकिन सच तो ये है कि मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। क्या तुम पागल हो गई हो? सू वान वान ने बाई निंगबिंग को कॉलर से पकड़ लिया, लेकिन बाई निंगबिंग सिर्फ मेरी तरफ ही देख रही थी। फांग युआन, सिस्टम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इन सब का हर्जाना दूंगी। ही चियांग के लिए मेरी फीलिंग सिर्फ कहानी की वजह से थी, लेकिन असल में मैं भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। बाई निंगबिंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करूंगा? तुमने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम उस कहानी में बंधी हुई थी और अब हमारे बीच कोई रुकावट नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे लिए पूरी तरह से मर चुका था। मैं सू वान वान के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने 15 सालों तक तुमसे प्यार किया और तुमने 15 सालों तक खुद से दूर रखा। अब मेरी एक नई जिंदगी है, मेरा नया प्यार है और तुम वापस आ गई हो ताकि मैं फिर से तुमसे प्यार कर सकूं। बाय निंगबिंग, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। प्लीज मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ और कभी लौट कर मत आना। शायद तुम्हारे और फांग युआन के उस पास्ट के लिए मैं कोई बाहर वाली इंसान हूँ, लेकिन अब उसने मुझे चुना है। वो मेरी जिंदगी में आ चुका है, तो अब मैं इस सब से अलग नहीं रह सकती। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने दोबारा हमारी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो इसका अंजाम इतना सीधा नहीं होगा। सू वन वन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और हम दोनों वहां से चले गए। बाय निंगबिंग वहीं की वहीं बुत बनकर खड़ी रही। उसकी उंगलियों पर अभी भी मेरे शरीर की गर्माहट थी, लेकिन वो अब कभी मेरे पास नहीं आ सकती थी। तो इसका मतलब जब उसने हेचियांग को उठाया था और मुझे खून से लथपथ वहां अकेले छोड़ दिया था, तो उसका दिल भी इतना ही तड़पा होगा। बाय निंगबिंग धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। माना कि मैंने जो भी किया वो दिल से नहीं किया था, लेकिन मैंने तुम्हें जो भी दर्द दिया वो तो सच था ना। हमारी अगली ट्रिप स्पेन की है, लेकिन मुझे डर है कि शायद अब तुम्हारा मूड आगे घूमने का नहीं होगा। सॉरी वन वन, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी पूरी छुट्टियों में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो क्या मैं तुम्हें अपने घर चलने के लिए इनवाइट कर सकती हूँ ताकि तुम मेरी फैमिली के साथ बाकी की छुट्टियां बिता सको? फांग युआन, मुझे सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बस मुझे लगता है कि उस औरत का दिमाग थोड़ा हिल गया है। पता नहीं कैसी कैसी कहानी और सिस्टम की बातें कर रही थी। अगर उस लेडी को जरूरत हो तो मैं उसे किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज सकती हूँ जिसे मैं जानती हूँ। वन वन, अगर हमारी ये दुनिया सच में किसी राइटर की लिखी हुई कहानी हो और ये सब कुछ किसी और के कंट्रोल में हो, तो भी क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? मुझे नहीं पता कि हमारी दुनिया सच है या कहानी है। मुझे बस एक बात पक्का पता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा था। जब मैंने तुम्हें रोम के विशिंग वेल के पास देखा तो मैंने तुम्हारे पास जाने का फैसला किया। जब मैंने ग्रोर का कैफे में रोते हुए देखा तो मैंने तुम्हें गले लगाने का फैसला किया। जब सेंट एंजेलो में तुम्हारे साथ डांस किया तो मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। ये सब कुछ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उठाया गया हर एक कदम, ये सब मेरा अपना फैसला था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया झूठी है या ये कहानी पहले से लिखी हुई है। मुझे सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है और वो है मेरा तुम्हारे लिए प्यार। सू वन वन का चेहरा धीरे धीरे मेरे करीब आया और उसने मेरे होठों को बड़े ही प्यार से चूम लिया, बिल्कुल किसी तितली के छूने जैसा। मैंने उसे दूर नहीं किया। फिर सू वन वन ने मेरे होठों पर एक हल्की सी किस की और ना चाहते हुए भी मुझसे दूर हो गई। मेरा चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। सॉरी, मुझे किसी को किस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वन वन, ये तुम्हारी फर्स्ट किस तो नहीं थी ना? हाँ, ये मेरी फर्स्ट किस थी और तुम वो पहले लड़के हो जिसे मैंने पसंद किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने जिस लड़के को सबसे पहले पसंद किया वो मुझे मिल गया। तो मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, क्या मैं तुम्हें अपने घर बाकी की छुट्टियां बिताने के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? हेचियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
बाय निंगबिंग, अब तुम मुझे आचियांग भी नहीं बुलाती हो। हेचियांग, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में 50 बिलियन ट्रांसफर कर दूंगी। पहले तुमने फांग युआन को तुमसे दूर जाने के लिए 50 बिलियन दिए थे और अब तुम मुझे तुमसे दूर जाने के लिए 50 बिलियन दे रही हो। हमारी बाय बॉस के पास पैसों के अलावा सच में और कुछ नहीं है। हेचियांग, मुझे माफ कर दो। बिना प्यार के कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। मैं अपनी सच्ची फीलिंग से नहीं भाग सकती। बाय निंगबिंग, तुम सच में एक मजाक बन गई हो। बाय निंगबिंग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं फांग युआन से माफी मांगने आई हूँ। तो मुझे छोड़कर फैंग युआन को ढूंढने क्यों आई हो? क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं हमेशा से सिर्फ फैंग युआन से प्यार करती थी। बाय निंगबिंग, तुम चुपचाप मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाती? सिस्टम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओ तो मैं पहले की तरह ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हम ये सब भूल जाते हैं और पहले की तरह एक साथ रहने लगते हैं। क्या ये ठीक नहीं है? तुम्हें सिस्टम के बारे में पता चल गया है। उसने कहा था कि सिस्टम तो मेरी फीमेल लीड हो और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहने वाले हैं। इस कहानी के सबसे खुशहाल कपल बनने वाले हैं। लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुमने हमारे बीच के सारे प्रॉमिसेस तोड़ दिए और सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए मुझे छोड़ दिया। हेचियांग, तुम पागल हो गए हो। बाय निंगबिंग, तुम मुझसे प्यार ना करके फैंग युआन से प्यार करने को चुन सकती थी या फिर पूरी तरह से कहानी के रास्ते पर चलो। लेकिन तुमने एक तरफ मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया और फैंग युआन को खुद से दूर कर दिया और फिर दूसरी तरफ तुमने कहा कि तुम फैंग युआन से प्यार करती हो और मुझे छोड़ दिया। बाय निंगबिंग, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आंखों के सामने मरो। मैं चाहता हूं कि तुम फैंग युआन के दर्द को महसूस करो, मेरे दर्द को महसूस करो। तुम्हारी जैसी औरत जो अपने प्यार के लिए लॉयल नहीं है, जो अपने प्यार को धोखा देती है, वो एक हैप्पी एंडिंग के लायक नहीं है और फीमेल लीड के तो बिल्कुल लायक नहीं है। बाय निंगबिंग के होश धीरे धीरे उड़ने लगे और सामने खड़े हेचियांग का चेहरा धुंधला होने लगा। वो पूरी तरह से बेजान होकर उस ठंडे हॉस्पिटल के फर्श पे गिर पड़ी। हेचियांग झुका और उसने गिरी हुई कैंची को उठा लिया। उसने एक पैर से बाय निंगबिंग को कसकर दबा लिया। उसकी आंखों में पागलपन था और वो पागलों की तरह उस पे वार करने लगा। उसका सारा गुस्सा बाहर आ रहा था। पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। बाय निंगबिंग के होंठ हल्के से हिले और पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने एक एक करके घूमने लगी। वो पागलों की तरह उनके पीछे भागना चाहती थी और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। पिछली जिंदगी में वो जिस फैंग युआन को जानती थी वो वहीं लेटा हुआ था। लेकिन उसने अचानक अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी सफेद पड़ चुकी स्किन धीरे धीरे झड़ने लगी और उसकी सफेद हो चुकी आंखें उसे घूर रही थी। फैंग युआन ने अपना पैर आगे बढ़ाया और उसे अपने पैरों तले बेरहमी से कुचल दिया। बाय निंगबिंग, मैं अब तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। मुझे तुमसे नफरत है। मैंने अपने सामने खड़े हेचियांग को देखा जो कभी इतना यंग और प्राउड हुआ करता था, लेकिन अब वो खुद को ही बेरहमी से बर्बाद कर रहा था। अपने ही दिमाग में कैंची मार रहा था। बाय निंगबिंग, हेचियांग के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे वो कैंची अपनी गर्दन पर रख ली और उसकी नजरें दीवार पर चल रहे उल्टे टाइमर पर टिकी थीं, जो अब 0 हो चुका था। बाय निंगबिंग, मैं अब तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। हेचियांग ने अचानक अपना सिर उठाया। उसके गालों पर गर्म आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज में एक दिल चीर देने वाली निराशा थी। उसने एक सपना देखा था। सपने में वो एक गरीब लेकिन बहुत ही जिद्दी इंटर्न हेचियांग था। वो बाय निंगबिंग से कभी नहीं मिला और सिर्फ अपने टैलेंट और मेहनत से उसने सबका दिल जीत लिया। उसने एक बिल्कुल अलग जिंदगी का सपना देखा था जिसमें कोई उलझन नहीं थी, कोई पागलपन नहीं था, बस एक सीधी कामयाब और खुशहाल जिंदगी थी। सपना टूट गया और वो जाग गया। उसने अपनी सारी जिद्दों को छोड़ दिया और उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ने लगी। अलविदा बाय निंगबिंग, मैं हेचियांग अब अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा। सू वान वान और मैं पेरिस लौट आए और गुलाबों से घिरे एक विला के सामने आकर रुक गए। विला का वो भारी दरवाजा हमारे सामने धीरे धीरे खुला। सू की मॉम स्माइल करते हुए आगे आई और बड़े ही प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया। आखिरकार मुझे फांग युआन से मिलने का मौका मिल ही गया। हमारी पूरी फैमिली ये जानने के लिए बेताब थी कि वान वान जिस लड़के के बारे में इतना बात करती है वो कैसा दिखता है, और अब तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। अरे नहीं, मेरा खाना गैस पर रखा हुआ है। एक बर्नीज माइंटिंग डॉग आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आया। वो एक्साइटमेंट में मेरे चारों तरफ घूमने लगा और फिर बहुत ही प्यार से बैठ गया। उसने अपना बड़ा सा पंजा धीरे से मेरे जूते पर रख दिया। वो बहुत ध्यान से मेरी उंगलियों को सूंघने लगा। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार और एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। अगले ही पल वो बहुत ही प्यार से मेरी बाहों में कूद पड़ा। एक बड़े कुत्ते के इस अचानक हुए हमले से मैं संभल नहीं पाया और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। रोंग रोंग, मैंने बहुत समय से किसी कुत्ते के प्यार को महसूस नहीं किया था। उसे देखकर मुझे अचानक रोंग रोंग की याद आ गई। कोई बात नहीं डूडू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने हंसते हुए हार मान ली। सू वान वान ने बहुत ही प्यार और बेबसी से मुझे उठाया। पता नहीं फांग युआन को मेरा घर पसंद आएगा या नहीं। मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आया, बहुत ही प्यारा और खुशियों से भरा हुआ है। सू के डैड जल्दी काम खत्म करके आ गए। उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे गले लगाया। उनका चेहरा सू वान वान से काफी मिलता जुलता था। खाना लगने ही वाला है। शाओ जी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? शाओ जी मेरी बड़ी बहन है। वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है और आजकल पेरिस में उनका एक स्कल्पचर एग्जीबिशन चल रहा है, इसलिए वो थोड़ी बिजी होंगी। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। तो तुम ही मेरे जीजाजी हो? तुम तो सच में बहुत हैंडसम हो। दीदी प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को डराना बंद करो और तुम प्लीज मेरे और मेरे जीजाजी के बीच में आना बंद करो। शाओ युआन, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने बहुत दिनों से शाओ वान के हाथ का बना चाइनीज खाना नहीं खाया है। मेरा बहुत मन कर रहा था। क्या ये लोग बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं कर रहे हैं? शायद मेरे लिए एक परफेक्ट फैमिली का मतलब यही है। सीरियल किलर का मर्डर। पुलिस एक 30 साल के आदमी की तलाश कर रही है। आजकल पेरिस की सिक्योरिटी सच में बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ? कुछ नहीं। पेरिस के एक पब्लिक हॉस्पिटल में 2 चाइनीज लोगों की लाशें मिली हैं। लगता है वो चीन की किसी बहुत बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट थी। शायद उसका सरनेम बाय था। बाय सरनेम वाली चाइनीज फैंग युआन। क्या तुम उसे जानते हो? वैसे भी वो कोई बहुत खास इंसान नहीं थी। फैंग युआन, तुम अभी कुछ दिन यहीं रुक जाओ। शाओ युआन, तुम यहीं रुक जाओ ना।
हम तुम्हारे और वान वान के रोमांस के बीच में बिल्कुल नहीं आएंगे। मॉम, दीदी, प्लीज फैंग युआन को छेड़ना बंद करो, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रही हो। चाइनीज पेरेंट्स बहुत रिजर्व्ड होते हैं। सॉरी वान वान, तुम पहली बार किसी लड़के को घर लेकर आई हो, इसलिए हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। फैंग युआन, प्लीज हमारी हरकतों का बुरा मत मानना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अंकल, आंटी और दीदी बहुत पसंद आए। और मैं? बिल्कुल, तुम तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो वान वान। फैंग युआन, मैं बस बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने बहुत ही सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं और सू वान वान अब कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।